ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये सेक्शन ऑफिशियली। सो हमारे पास है सेक्शन 135 जो बहुत बड़ा सेक्शन है, हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 1 जो है 135 का, दैट टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी। हमारे इस चार्ट को देखते हैं तो हमारे इस चार्ट में हमें समझ में आता है कि सबसे पहला पार्ट जो है वो है ये सबसेक्शन 1। इसके साथ कौन सा रूल भी हमें देखना है, तो इसके साथ रूल 3 भी हमें कवर करना रहेगा। ये रूल 3 कौन सा है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी का रूल्स का रूल 3 है जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो सबसेक्शन 1 जो है दैट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी। देखो, इन जनरल एक चीज समझना कि जो कंपनीज है ना, वो हमेशा कोशिश करके ये चाहेंगे कि हमारे ऊपर CSR ना लगे। बिकॉज समझो, अगर आपके ऊपर CSR लग गया मतलब देर इज एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एक्टिविटीज दैट इज हैपनिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, देर इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट यू हैव टू डू विच इज नॉट देयर ऑन योर बिजनेस बट विच इज टूवर्ड्स आउटसाइड द सोसाइटी। हाँ, उसके अपने एडवांटेजेस हैं, सब कुछ है, बट देन स्टिल कंपनीज डू नॉट वांट टू डू दैट। आप आइडिया, इसका लॉजिक, इसका रीजन जो है खुद समझ ही सकते हैं। सो हमेशा कंपनीज चाहेंगे कि हम इसके परव्यू में ना आ सके। एंड इसीलिए जब आप लिमिट्स देखोगे ना, आप जब लिमिट्स देखोगे तो आप सोचोगे कि क्या लिमिट्स इन्होंने यहाँ पे बनाई है। सो देखो, आपके ऊपर CSR एप्लीकेबल होगा मैंडेटरीली। CSR will be mandatorily applicable on you if any of these conditions get satisfied। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस कंपनी को CSR करना पड़ेगा। CSR की एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, वो सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। व्हाट आर दोज लिमिट्स? एवरी कंपनी द मोमेंट आई से दिस, इसका मतलब हुआ चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, दोनों पे CSR लग सकता है। सो एवरी कंपनी हैविंग, पहली लिमिट, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर। तो यानी टर्नओवर की लिमिट क्या है? 1000 करोड़ या उससे ज्यादा। 1000 करोड़ का टर्नओवर हो गया तो भी CSR लगेगा, उससे ज्यादा है तो भी लगेगा। दूसरी लिमिट क्या है? दूसरी लिमिट यहाँ पे है, और दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं, या फिर जो नेटवर्थ है दैट इज 500 करोड़ और मोर, या फिर नेट प्रॉफिट इज 5 करोड़ रुपीज और मोर। ये जो नेट प्रॉफिट लिखा है ना उन्होंने 5 करोड़ और मोर, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है। सो इवन इफ अगर उनका टर्नओवर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, नेटवर्थ ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, बट आपका नेट प्रॉफिट की वजह से हो सकता है कि आप CSR के एम्बिट में पड़ जाओ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो तीनों लिमिट्स है ना, इन तीनों लिमिट्स में से कोई भी लिमिट सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। ईदर ऑफ द लिमिट्स गेट सेटिस्फाइड और लिखा हुआ है तो आपके ऊपर CSR जो होगा एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब ये वैल्यूज देखनी कब की हैं? सो ये वैल्यूज जो आपको सारी देखनी है वो क्या देखनी है? ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। So every company having turnover of this or net profit or this or net worth of this during the immediately preceding financial year shall constitute a CSR committee. So basically इससे एक चीज और क्लैरिटी हुई कि सपोज आपने 2020-2021 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ योर बिजनेस। तो हमारे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये लिमिट्स आपको कब देखना है? ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इसका मतलब हुआ कि फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल में भले ही आपका टर्नओवर 1000 करोड़ हो गया हो, नेटवर्थ या इनमें से कुछ भी सेटिस्फाई हो गया, इस फर्स्ट ईयर में तो क्या होगा? इस फर्स्ट ईयर में तो CSR आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या देखना है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2019-20 है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अब हम चलते हैं 2024-2025 पे। तो अब तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इस साल में हमें देखना है कि क्या CSR एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 2023-2024। तो इस साल में आपको देखना है अगर इनमें से कोई भी तीनों कंडीशंस में से कोई भी चीज़ सेट हो गई तो इस साल के लिए 24-25 के लिए CSR क्या हो जाएगा? आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ गाइज कि CSR आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। दिस इज एन एवरी ईयर एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू। दिस इज एन एवरी ईयर activity that you have to do and figure out कि whether you for the current year is CSR applicable on you or not. Why? Because ये जो लिमिट्स हैं हम कब देख रहे हैं? during the immediately preceding financial year देख रहे हैं। So every company जिसकी भी satisfy होती है during the immediately preceding financial year, उसे तुरंत क्या करना पड़ेगा? CSR कमेटी constitute करनी पड़ेगी। It will be constituting CSR committee। important चीज़ें हैं, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन satisfy हो जाए, immediately preceding financial year को आपको देखना है, and then we understand this is an every year activity that has to happen. Every year you have to check whether CSR is applicable or not applicable. CSR कमेटी कैसे बनेगी? तो देखो,
अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ती है, सो देखो देयर इज़ अ डिफरेंट सेक्शन फॉर डायरेक्टर्स जो आपको बताता है कि सर्टेन सेट ऑफ कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो अगर कंपनी आपकी ऐसी है जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपल्सरी है, तो CSR कमेटी में आपको ध्यान रखना है 3 और मोर डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जब भी आप ये कमेटी बनाओगे तो इस कमेटी में कौन होगा, 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें से एक डायरेक्टर कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। तो उस केस में CSR कमेटी में कितने लोग होंगे, 3 और मोर डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अगर वो कंपनी ऐसी है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उस केस में CSR कमेटी में कौन आ जाएगा, 2 और मोर डायरेक्टर्स। इस केस में CSR कमेटी के कौन होंगे मेंबर्स, 2 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स। तो अगर आप ऐसी कंपनी हो जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है, तो कमेटी में 3 से ज़्यादा डायरेक्टर जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इफ यू आर अ कंपनी विच डज नॉट रिक्वायर टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन दैट केस योर कमेटी शुड हैव 2 और मोर डायरेक्टर्स। सो ये आया मेरा सबसेक्शन 1 से रिलेटेड एप्लीकेबिलिटी। इसमें कुछ पार्ट और है जो हमें ध्यान से देखना है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ। सो नेट प्रॉफिट जो आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो, जहाँ यहाँ आप लिमिट देख रहे हो कि इतनी लिमिट होनी चाहिए। सो नेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी एज पर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एप्लीकेशन विद एप्लीकेबल प्रोविजंस बट शैल नॉट इंक्लूड फॉलोइंग। नेट प्रॉफिट में आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी है, बहुत ध्यान से समझना। Profit arising from overseas branch of a company whether operated as a separate company or otherwise. So say for example आपकी कंपनी है XYZ और इसका प्रॉफिट है 1000 करोड़ का फॉर एग्जाम्पल, और इसकी एक फॉरेन ब्रांच है, उसकी एक फॉरेन ब्रांच है और वहाँ का प्रॉफिट भी इस 1000 करोड़ में प्रॉफिट्स में इंक्लूडेड हुआ है। सो देखो हमारी प्रॉफिट की लिमिट क्या दी हुई है, 5 करोड़ हमें यहाँ पे लिमिट दी हुई है। ये 1000 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, मैं इसको एक्चुअली टर्नओवर समझ रही थी। तो एक काम करते हैं, XYZ का जो प्रॉफिट है दैट इज हाउ मच प्रॉफिट, 6 करोड़ का है। तो अगर आपकी लिमिट देखते हो तो उसमें सेटिस्फाई तो हो जाते हैं, पर हमें पता चलता है कि ये ओवरसीज ब्रांच जो है ना, इस फॉरेन कंपनी उसने वहाँ पे एक ब्रांच सेटअप कर रखी है इस कंपनी ने अपनी, तो वो जो फॉरेन ब्रांच है उससे जो प्रॉफिट आया ना वो 2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो जब आप नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करोगे उसमें से ये 2 करोड़ हटा के आप 4 करोड़ ही कंसिडर करोगे प्रॉफिट। रीजन बीइंग प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच वेदर ऑपरेटेड एज सेपरेट कंपनी और अदरवाइज आप उसे सेपरेट कंपनी तरीके से ऑपरेट करते हो, कैसे भी करते हो, उसका प्रॉफिट आपको हटा देना है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनी विच आर कवर्ड एंड कंप्लाइंग विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35। आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, आपने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है और उस कंपनी से आपको मिला है डिविडेंड, उस कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है 0.50 लाख का। और ये कौन सी कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया और उससे डिविडेंड मिला है, ये कंपनी भी ऐसी है जो क्या करती है, जो CSR करती है, जिसके ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है। सो इफ़ यू रिसीव अ डिविडेंड फ्रॉम अनदर कंपनी विच इज़ कवर्ड एंड कंप्लाइंग विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35, तो ये डिविडेंड इनकम भी आपको रिड्यूस करनी है। तो यहाँ से आप माइनस 0.50 करोगे, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 3.50 करोड़ आएगा फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लिमिट्स विच आर गिवन हियर। सो ये नेट प्रॉफिट में 2 एडजस्टमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो प्रॉफिट है आप वैसे ही कैलकुलेट करो, ये 2 चीज़ों को आप इग्नोर कर देना। बाहर की ओवरसीज ब्रांच का अगर कोई प्रॉफिट है उसको हटा दो, एंड डिविडेंड अगर आपको किसी कंपनी से मिल रहा है जिसके ऊपर CSR लग रहा है वो डिविडेंड आप हटा दो। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी कवर्ड अंडर दीज रूल्स, नेट प्रॉफिट्स मीन्स नेट प्रॉफिट एज प्रिपेयर्ड एज पर सेक्शन 381। तो 381 में जो प्रॉफिट आता है उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड एज नेट प्रॉफिट। फिर आता है हमारे पास टर्नओवर और नेटवर्थ, वो तो बेसिकली अकाउंट्स में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ ही चुके हो। सो ये है हमारी वेरियस लिमिट्स, ये है मेरी वेरियस लिमिट्स रिलेटेड टू एंड वेरियस एडजस्टमेंट्स दैट यू नीड टू नो सबसेक्शन 1 में। अब देखो हमने सबसेक्शन 1 कवर कर लिया, यहाँ पे CSR कमेटी का भी देख लिया। अब हमें जो नेक्स्ट कवर करना है वो यहाँ पे क्या कवर करना रहेगा, सो नेक्स्ट हमें जो कवर करना रहेगा वो करना रहेगा रूल 3। सो रूल 3 देखते हैं अब हम इसके साथ। तो रूल 3 हमारे पास आ गया ये, every company including its holding out subsidiary and foreign company having its branch office in India which fulfills the requirements specified in 135(1), तो या तो उसकी नेटवर्थ या उसका टर्नओवर या फिर व्हाट इज द थर्ड थिंग, उसका नेट प्रॉफिट, इन तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो रही है और उसकी वजह से उसके ऊपर 135(1) लग रहा है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, शैल कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 एंड दीज रूल्स। उन्हें इस पूरे सेक्शन 135 को कंप्लाई करना पड़ेगा, रूल्स को करना पड़ेगा।
प्रोवाइडेड दैट net worth, turnover और there shall be computed in accordance with balance sheet and accordance with the provisions of 381। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी का नेट वर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इनके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे सेक्शन 381 सबसेक्शन 1 clause A and section 198। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ कंपनी having any amount in unspent CSR account as per 135(6) shall constitute a CSR committee and comply with the provisions contained in this of the said section। आगे जाके हम इसके रिलेटेड बहुत बात करने वाले हैं। अगर उस कंपनी के पास कोई भी अनस्पेंट क्या है, उसके पास कोई भी अनस्पेंट अमाउंट पड़ा हुआ है इन CSR अकाउंट में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी CSR कमिटी एंड कंप्लाई करने पड़ेंगे ये प्रोविजंस। तो आप लोग बोलेंगे कि CSR कमेटी तो एनी विच वेज आपको कमिट कॉन्स्टिट्यूट ही करनी है, तो फिर ये चीज़ अलग से लिखने का क्या फ़ायदा। अब इसके लिए जो मैं बताने वाली हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यहाँ पे हमें जो लिमिट्स दी हुई है, ये लिमिट्स है कि कंपनीज के ऊपर CSR कब लगेगा एंड दे हैव टू कॉन्स्टिट्यूट द CSR कमेटी। ठीक है, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंपनीज को दे हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमेटी एंड फिर उसके हिसाब से सब कुछ काम होता है। हमने रूल भी देखा। अब रूल में हमने एक चीज़ देखी कि अगर किसी कंपनी में कोई अनस्पेंट अमाउंट पड़ा हुआ है, अनस्पेंट अमाउंट का आगे हम समझेंगे मतलब क्या हुआ। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपको इस साल में CSR का खर्चा करना था 1 करोड़ रुपीज़, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास ये फिगर आता है, और अगर आपने उसको स्पेंड नहीं किया है तो उस केस में कंपनी इसको CSR कमेटी बनानी पड़ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये है हम there can be certain cases also when you do not have to constitute the CSR committee। So basically आगे जाके हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि certain scenarios में आपको CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या कर सकते हैं, CSR की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो नेटवर्थ है या टर्नओवर है या नेट प्रॉफिट है, इसके बेसिस पे पता चला कि आपके ऊपर CSR है या नहीं है, और इसके बाद आपको CSR कमेटी क्रिएट करनी पड़ती है, जो हम आगे जाके समझेंगे कि जिसका काम होता है इस चीज़ को पूरी गवर्न करना, मॉनिटर करना और ये सब करना। तो CSR कमेटी अभी तक तो हमें समझ में आ रहा है हैज़ टू बी मेंटेन्ड बाय एवरी कंपनी, बट आगे जाके हम एक प्रोविजन देखेंगे अलग से कि सर्टन सेट ऑफ कंपनीज में अगर इतनी ही स्पेंडिंग होती है, मैं आगे समझाऊंगी जब वो पार्ट आएगा, उस केस में दे डू नॉट हैव टू मेक द CSR कमेटी। दैट डजंट मीन कि उनको CSR नहीं करना है, उनको CSR तो करना ही है। They have to do the CSR, they have to do the CSR activities, they have to spend the money on the CSR। Only thing is they do not have to constitute this committee। उस केस में जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही है ना, वो लोग ही क्या कर लेंगे, वो लोग ही खुद ही ये CSR का जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह है वो मैनेज कर लेंगे, जिसके लिए अदरवाइज ये कमेटी बनाई जाती है, जिसका पूरा काम ये होता है कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किए, मॉनिटर किए, इवैल्यूएट किया, XYZ चीज़ें किया। इसीलिए हमारे पास सामने क्या निकल के आ रहा है गाइस, हमारे पास सामने निकल के आ रहा है जब हम रूल 3 पढ़ रहे हैं कि देयर इज़ अ केस, there is a specific case। What is the specific case? The specific case is this that says that a company having an any amount unspent in CSR, अगर किसी कंपनी का कोई अनस्पेंट अमाउंट है और वो एक ऐसी कंपनी निकली जिसको शायद CSR कमेटी नहीं बनानी है, क्यों नहीं बनानी, क्योंकि आगे जाके हम एक ऐसा सेक्शन सब सेक्शन पढ़ने वाले हैं, एक रूल ऐसा पढ़ने वाले हैं जब शायद आपको कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े अगर आपका एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा नहीं होता टू सर्ट अमाउंट। तो उन कंपनीज़ के लिए यहाँ पे निकल के आता है दैट इफ देयर इज एन अमाउंट इन अनस्पेंट अकाउंट दे विल कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी एंड कंप्लाई विद द प्रोविजंस कंटेन इन सो एंड सो ऑफ दैट सेक्शन, जो हम आगे की बात पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे मैं फिर से इसको रेफरेंस लेके आऊँगी, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ द रूल 3 विच टॉक्स अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे हर कंपनी को, चाहे होल्डिंग हो, सब्सिडरी को है, कोई भी हो, जो सेटिस्फाई कर रही है क्राइटेरिया, वुड सैटिस्फाई द क्राइटेरिया इन सबसेक्शन 1, दे विल हैव टू कंप्लाई विद। सो दिस इज बेसिकली, दिस रूल इज लाइक कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। इस जितने भी रूल्स हैं, रूल 3, 4, 5, 6, 7 आने वाले हैं, अगर आप 135 सबसेक्शन 1 को कंप्लाई करते हो तो आने वाले सारे रूल्स पूरा का पूरा सेक्शन 135 कंप्लाई करना है, ये स्पेसिफिकली ये रूल बताता है। एंड ये बताते हैं कि फॉरेन कंपनीज के केस में आपका नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन इस तरीके से होगा, एंड अगर कोई अनस्पेंट अमाउंट है तो उसके लिए कमेटी आपको बनानी पड़ेगी। सो दिस इज द केस। नाउ हम लेते हैं एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। सो ABC लिमिटेड इज अ कंपनी विथ अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 1000 crores in each of the preceding 3 financial years and incurred loss in one of the preceding 3 financial years, will it be required to constitute a committee, CSR committee? So अगर आपका टर्नओवर कितना है, मोर देन 1000 crores है, इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, आपके 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स थे, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1,
फाइनेंशियल ईयर 2, फाइनेंशियल ईयर 3, हर साल में आपका जो टर्नओवर था वो कितने से ज़्यादा है, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ से, क्या उसे कमेटी देखनी है, बनानी पड़ेगी। इनफैक्ट हमें ये भी कहा है कि एक साल में तो उसको लॉस भी हुआ है इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, कौन से साल में हुआ है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पे पता नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या उसे कमेटी बनाने की ज़रूरत है, तो कमेटी बनाने के लिए क्राइटेरिया आपको क्या देखना है, आपको ये क्राइटेरिया देखना है इन दी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको क्या हुआ, आपका टर्नओवर या नेटवर्थ या प्रॉफिट की लिमिट सेटिस्फाई हो रही है, तो हो सकता है किसी साल में उसका लॉस था, वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, बट टर्नओवर तो हर साल ही आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, राइट। सो एवरी ईयर इट इज़ देयर, यानी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी आपकी टर्नओवर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है। So it says as per section 135 subsection 1, if any of the three criteria, whether net worth or turnover, gets satisfied, the company is mandatorily required to constitute committee and comply with the CSR provisions. Hence, ABC will be required to committee and comply with other provisions based on its turnover. The mere fact that the company has incurred loss in one of the preceding financial years will not be considered for determining applicability of CSR to the companies. इसका मतलब आप देखो, आपने इसका इरप्लिकेशन समझना, आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर था 1200 करोड़ का, आपको लॉस हुआ था 1 करोड़ का, और आपकी जो नेटवर्थ थी वो भी थे सिर्फ 500 करोड़ थी, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके ऊपर CSR लग रहा है, भले ही आपको पिछले साल में लॉस था, फिर भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, इवन इफ आप देखो इस चीज़ को कि पिछले साल में यू हैड अ लॉस ऑफ 1 करोड़, बट स्टिल CSR के प्रोविजंस देखना किस तरीके से है, क्योंकि आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ से टर्नओवर 1000 करोड़ तक था, उससे भी ज़्यादा था इनफैक्ट, तो आपके ऊपर इस साल में CSR लगेगा। आप ये नहीं बोल सकते मुझे पिछले साल में लॉस हुआ, मैं कहाँ से करंट फाइनेंशियल ईयर में सोसाइटी के लिए कुछ खर्चा करूँ, मेरा तो खुद के ही लॉसेस रिकवर नहीं हो रहे। एक्ट बोलता है सिंपल सी बात, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लॉस हुआ, आई डोंट केयर, वन ऑफ द क्राइटेरिया यू आर गेटिंग सेटिस्फाइड। सो करंट ईयर में मेक श्योर यू आर स्पेंडिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी इवन इफ यू हैव इनकर्ड लॉस इन द प्रीवियस ईयर। Just understand the repercussions, just understand the impact which the CSR has created, and शायद that is the reason a lot of people do not want to come under the purview of the CSR. So this way we have covered ये वाला पार्ट अभी तो, subsection 1 and rule 3। रूल 3 में जहाँ हमने देखा कि जो भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं उन्हें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, CSR करना पड़ेगा, दे हैव टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 एंड द वेरियस रूल्स। सो ये हुआ हमारा सेक्शन 135 का सबसेक्शन 1, उसकी एप्लीकेबिलिटी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं सर्टन अदर पार्ट्स रिलेटेड टू सेक्शन 135। इट इज़ येट गोइंग टू बी अ बिग जर्नी फॉर सेक्शन 135 CSR। बहुत सारे फंडेज हमें यहाँ पे कवर करने हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इसको कवर करते जाएंगे। देखते रहिए गाइस CSR। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट जो पार्ट हमें कवर करना है दैट इज दिस रूल 2 हम देखने वाले हैं। रूल 2 हमें बताता है डेफिनेशंस के बारे में, और वहाँ पे हम CSR एक्टिविटीज़ के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। सो CSR एक्टिविटीज़ आप कुछ भी कर सकते हो। आपने कोई स्कूल ओपन कर दिया, आपने कोई हॉस्पिटल ओपन कर दिया कंपनी ने, और उस पर आप खर्चा कर रहे हो तो बोल दिया जाएगा कि वो CSR एक्टिविटी, वो CSR एक्सपेंडिचर है। बट यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे देयर इज ए स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। उन एक्टिविटीज़ को क्या बोला हुआ है, दीज एक्टिविटीज़ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज़। सो अगर आप इनमें से कोई एक्टिविटी करके क्लेम करना चाहते हो कि हमने CSR एक्टिविटी कर ली है, तो फिर लॉ उसको नहीं मानेगा। Why? Because it is a part of this negative list. This negative list की activities will not be considered as any CSR activity. Even if you do the expenditure on those activities, ये नहीं माना जाएगा कि आपने अपना CSR एक्सपेंडिचर कर दिया है, आपको फिर से कहीं और राइट एक्टिविटी पे करना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज दिस नेगेटिव लिस्ट, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द CSR। फर्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटीज डन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो एक्टिविटीज़ आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हो उसे कंसिडर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। आप नॉर्मल कोर्स में वो एक्टिविटीज़ करो, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, प्रोवाइडेड यहाँ पे दिया हुआ है दैट अ कंपनी एंगेज इन R&D new vaccine, drugs and medical devices in their normal course may undertake R&D related to COVID-19 for financial year 3 financial years 2021, 21, 22 and 22, 23 subject to the conditions that R&D activities shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organization mentioned in item 9 of the schedule, in item 9 of the schedule 7 to the act। दूसरी चीज़ क्या कंडीशन है, डिटेल्स ऑफ सच एक्टिविटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली
in the audit report on CSR included in the board reports, in the annual report, sorry, not the audit report, annual report की बात हो रही है यहाँ पे. So जो annual report जा रही है उसमें उसके बारे में अलग से mention करना है. So देखो यहाँ पे क्या चीज़ बोली, सबसे पहला चीज़ क्या, जो एक्टिविटीज़ आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द CSR एक्टिविटी, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द CSR एक्टिविटी. यहाँ पे एक प्रोविजन दिया हुआ, अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, तो उस केस में यहाँ पे 3 सालों के लिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है और उसके रिलेटेड बोला हुआ है कि वो खर्चा हम CSR एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लेंगे अगर आप कोई नई वैक्सीन, कोई नए ड्रग्स या नए मेडिकल डिवाइसेस बना रहे थे इन रिलेशन टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द जो मैसिव आउटब्रेक हुआ था कोविड-19 का, उसके रिलेटेड अगर आप कर रहे हो तो उन 3 सालों के लिए विच इज़ 2021, 21, 22, 22, 23, उस सालों के लिए अगर आपने कोई नई वैक्सीन, ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस किया था, उसके ऊपर आपने कुछ R&D का खर्चा करा था, तो भले ही आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट था, तो भी हम उसे CSR एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लेंगे only and only if that R&D activities were done in collaboration with any of the institutes जो एक लिस्ट में mentioned है, and उन सारी details of activity have been disclosed in the annual report on the CSR included in the board's report. So ध्यान रखना, हमारे पास first negative list क्या है? The first negative list is कि if you are doing any activities in the normal course of business, that will not be considered as CSR activities. So for example, you are a research and development activity. आप कहते हो कि हम नई नई मेडिसिन बनाते हैं, नए नए ड्रग्स बनाते हैं, तो ये भी तो CSR एक्टिविटी, CSR एक्सपेंडिचर है, तो हमने ये चीज़ कर ली, इस पर एक्सपेंडिचर कर दिया तो हमारा काम हो गया. The answer is आपका काम नहीं हुआ. Why? Because this is your normal course of business that you are doing. आपका तो काम ही है research and development. Yeah, there is one exception. What is that exception? If you are into research and development, which you are saying right now, if you have done any R&D activity related to these 3 financial years, in these financial 3 years, 2021, 22, 23 and 21, 22 and 2021, इन 3 सालों में अगर आपने कोई R&D का खर्चा किया है जिससे आप कोई नई वैक्सीन, ड्रग्स ये बनाना चाहते थे रिलेटेड टू द मेजर पैंडमिक ऑफ कोविड-19, उस केस में हम आपको अलाउ कर देंगे कि हाँ ये आपने CSR एक्सपेंडिचर की तरफ किया, ये आपका CSR एक्टिविटी का काम था, प्रोवाइडेड कि आपने ये जितना भी R&D की एक्टिविटी है दैट वाज डन इन कोलैबोरेशन with any of the institutes as mentioned in these items, and details of such activities has been disclosed separately in the annual report on CSR included in the board report. So this is my first negative list में, और उसका exception जिसका मतलब है कि वो consider कर लिया जाएगा for that year. Second activity, अगर if you do any activity undertaken by company outside India, if there is an activity which is undertaken by a company outside India, अगर कोई इंडिया के बाहर कंपनी कोई एक्टिविटी कर रही है undertaken by India, a company outside India, then except for training of Indian sports person representing any state or union, this thing, तो उसको कर लिया जाएगा. So the second negative list is any activity undertaken by company outside India. उसका एक exception है, जैसे first activity का एक exception था, इसका एक exception है, except for training of Indian sports person representing any state or at national level or international level. If you do any contribution to any political party directly or indirectly, और आप ये बोलो कि हमने अपना CSR एक्टिविटी कर लिया, हमने CSR का एक्सपेंडिचर कर लिया, तो गाइस ध्यान रखना पॉलिटिकल पार्टीज का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो CSR कंसिडर नहीं किए जाते हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज. इफ़ यू डू एनी एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी एज पर कोड ऑफ वेजेस, तो वो तो आपको एनी विच वेज करनी थी. सो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कोई एक्टिविटीज कर रहे हो बिकॉज ऑफ द सेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट, सेक्शन 2 ऑफ व्हाट, कोड ऑन वेजेस की सेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट्स की वजह से इफ यू आर डूइंग सर्टन एक्टिविटीज फॉर बेनिफिटिंग योर एम्प्लॉयज, देन देयर विल बी आल्सो नॉट बी कंसिडर्ड एज द CSR. एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स. आप कुछ स्पॉन्सरशिप बेसिस पे काम कर रहे हो जिससे आप ही को मार्केटिंग बेनिफिट आ रहा है और आप बोल रहे हो कि ये एक्टिविटी मेरी CSR एक्टिविटी है, तो देखिए हम भी समझते हैं ये सच नहीं है. दीज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सीरियस एक्टिविटी बिकॉज यू आर डूइंग स्पॉन्सरशिप एंड एवरीथिंग बट इट इज गिविंग यू ओनली द मार्केटिंग बेनिफिट. ये आपका एक तरीके का मार्केटिंग कैंपेन है. एक्टिविटीज कैरीड आउट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस अंडर एनी लॉ. अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो एनी विच वेज कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के थ्रू आपको करना ही था, देन दैट विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड एज अ CSR एक्टिविटी. जो हमने स्पॉन्सरशिप माला पढ़ा उसका मतलब हम समझते हैं. दिस मीन्स इफ अ कंपनी स्पॉन्सर्स इवेंट्स, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग इट्स ओन प्रोडक्ट्स, such activities will not be part of CSR initiatives. For example, एक beverage company है, sponsors a music concert primarily to promote its brand rather than to support a charitable cause. आप
तो कॉन्सर्ट इसलिए कर रहे हो कि आपको अपना ब्रांड प्रमोट करना है, आपका कोई चैरिटी का कॉज वॉज का मन नहीं है, तो आपने जो इंक्र किया ना स्पॉन्सरशिप पे एक्सपेंस, दैट विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज CSR ऑब्लिगेशंस। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है activities carried out for fulfillment of any statutory obligations. For instance, if a company is required by law to conduct environmental impact assessments, अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि उसे क्या करना है, उसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स कंडक्ट करना है या इम्प्लीमेंट करने सर्टन सेफ्टी मेजर्स इन इट्स ऑपरेशंस, तो उस पर जो आप खर्चे कर रहे हो, उस पर जो खर्चा कर रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा CSR का खर्चा है। ये तो आपको करना ही था अंडर एनी लॉ। यू हैव टू अप्लाई सर्टन सेफ्टी मेजर्स, you have to do certain environmental impact assessments. You cannot say these are CSR activities. These are actually undertaken to comply with legal requirements rather than being a voluntary initiatives aimed at a social welfare. आप यहाँ कोई social welfare कुछ नहीं कर रहे हो, ये तो लीगली रिक्वायरमेंट है और इसी के लिए आप खर्चा कर रहे हो। तो आप कल को ये मत बोल देना ये खर्चा कर दिया तो हमारा CSR हो गया। तो देखो उन्होंने कितनी अच्छी नेगेटिव लिस्ट बनाई। दे हैव मेड अ वंडरफुल नेगेटिव लिस्ट। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो विच इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसका एक एक्सेप्शन हमने देखा, वो CSR नहीं है। इफ़ यू आर टेंडर्ड एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया, CSR नहीं है, उसका एक्सेप्शन स्पोर्ट्स वाला। पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन CSR है, बिल्कुल ही नहीं है। एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी जो बिकॉज ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ एजेस, बिल्कुल CSR नहीं है। आप कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जो आप स्पॉन्सरशिप बेसिस पे कर रहे हो जिससे मार्केट बेनिफिट्स आ रहा है, CSR नहीं है। एंड अगर इफ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटीज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, वो भी CSR नहीं है। सो दे हैव गिवन अ वेरी नाइस लिस्ट कि कौन कौन सी लिस्ट CSR एक्टिविटीज कंसीडर नहीं किए जाएंगी। सो व्हेन एवर सपोज कंपनी के डायरेक्टर आपके पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या मैं ये CSR एक्टिविटी कर सकते हैं, तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये नेगेटिव लिस्ट चेक करना है। अगर वो नेगेटिव लिस्ट में से कहीं भी फॉल करते हैं तो देन इट इज़ नॉट अ CSR एक्टिविटी। अगर फॉल नहीं करते देन दैट कंपनी कैन डेफिनेटली गो, आप डायरेक्टर को बोल सकते हो हाँ इस एक्टिविटी पे आप काम कर दो, खर्चा कर दो, वो CSR एक्सपेंडिचर वैलिडली कंसिडर किया जाएगा। सो दैट वाज अ वन वेरी नाइस लिस्ट, अ नेगेटिव लिस्ट ऑन व्हाट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द CSR एक्टिविटी। अभी भी गाइस बहुत CSR हमारा बाकी है, देखते रहिए CSR। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट सबसेक्शन जो हमारे पास आ चुका है दैट इज सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कौन सा है ये सेक्शन हमारा गाइस, तो ध्यान रखो 135 सबसेक्शन 2 अब हम पढ़ने वाले हैं। लिस्ट पे जाते हैं तो अब हमें यहाँ पे एक साथ 3 सबसेक्शंस कवर करने हैं, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। फिर हम देखेंगे रूल 4, रूल 5 एंड रूल 9। तो ये 3 रूल्स भी देखने हैं हमें, 3 सबसेक्शंस भी यहाँ पे कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ हमारा सबसेक्शन 2। तो जो सबसेक्शन 2 है वो सबसेक्शन 2 क्या है हमारा, हम देखते हैं। सबसेक्शन 2 हमें क्या कहता है, दैट द बोर्ड्स रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 3 of 134 shall disclose the composition of the CSR committee. So देखो सेक्शन 134 क्या होता है ना, सेक्शन 134 अगर आपको याद हो, सेक्शन 134 में there was this 134 subsection 3 जहाँ पे लिखा होता था that there shall be attached to statements laid before a company in general meeting a report by its board of directors. So वहाँ पे आपको board of directors की रिपोर्ट देनी होती थी। तो वहाँ पे ही आपको क्या मेंशन करना है, वहाँ पे ही आपको क्या मेंशन करना है, इस CSR के बारे में मेंशन करना है। सो उसी बोर्ड रिपोर्ट का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है सबसेक्शन 3 ऑफ 134। बेसिकली 134 सबसेक्शन 3 में जो आप बोर्ड रिपोर्ट देते हो, उस बोर्ड रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोज करना है द कंपोजिशन ऑफ द CSR कमेटी। और ये बात लिखी कहाँ पे है, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 135 सबसेक्शन 2 में। सो देखो कैसे 2 सेक्शंस यहाँ पे कोरिलेट हुए। 135 सबसेक्शन 2 आपको कहता है कि जो आप बोर्ड रिपोर्ट बनाते हो अंडर 134 सबसेक्शन 3, उसमें आप मेंशन करो CSR कमेटी का कंपोजिशन, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये हमने पढ़ा सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 135। अब सेक्शन 135 का ही सबसेक्शन 3 हम देख रहे हैं। वापस से अपनी लिस्ट को देखते हैं। हमारी लिस्ट में देखो सबसेक्शन 2 हो गया, सबसेक्शन 1 पहले हो गया था, अब ये सबसेक्शन 3 हम देख रहे हैं। रूल्स पे भी आते हैं, अभी हम सबसेक्शन 3 देखते हैं। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सबसेक्शन 3 आपको बोलता है रोल ऑफ CSR कमेटी। तो देखो जब हमने सबसेक्शन 1 देखा था तो उसमें था कि आपको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, यू विल हैव टू मेक द CSR कमेटी। फिर सबसेक्शन 2 कहता है कि बोर्ड रिपोर्ट में आपको रेफरेंस देना है द कंपोजिशन ऑफ द CSR कमेटी का। अब सबसेक्शन जो 3 है, अब जो सबसेक्शन 3 है, ये सबसेक्शन 3 आपको कहता है कि इस CSR कमेटी का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द CSR कमेटी। तो इट सेज द कमेटी विल फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड, वो बनाएगी, बोर्ड को रेकमेंड करेगी अ CSR पॉलिसी which indicate the activities to be undertaken by the company. So basically the CSR committee will formulate, it will recommend to the board
it will recommend to the board a policy, a CSR policy which indicate कि क्या क्या activities उसको करनी है, which are the activities to be undertaken by the company. उसके बाद it will monitor the CSR policy of the company from time to time. जो भी उसने पॉलिसी रेकमेंड की है, जो बनाई है, जो ये बताता है कि आपको ये एक्टिविटीज़ कंपनी को करनी टुवर्ड्स द CSR, उस CSR पॉलिसी को वो रेगुलरली बेसिस पे क्या करेगा, मॉनिटर भी करेगा. ये काम भी किसका है, CSR कमेटी का है. और थर्ड काम जो उसका है वो ये है, रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन एक्टिविटीज़. कितना खर्चा हम करें ऑन दी एक्टिविटीज़. सो पहली चीज़ CSR कमेटी को क्या करनी है, पहली चीज़ CSR कमेटी को करनी है पॉलिसी बनाना. सो इट विल मेक द पॉलिसी, उसके बेसिस पे कितना एक्सपेंडिचर करना है वो बताना. एंड फाइनली इज कि उस पॉलिसी को क्या करते रहना, उसको मॉनिटर करते रहना फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो दिस इज द पॉलिसी, दिस इज द रोल ऑफ व्हाट, दिस इज द रोल ऑफ CSR कमेटी. देखो गाइज, अभी तक का जितना भी हमने CSR पढ़ा ना, कुछ भी टफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो समझ में नहीं आया. ओनली थिंग इट इज टू लेंथी, देयर आर टू मेनी थिंग्स, बट ओवरऑल अंदर का कंटेंट इज एक्सट्रीमली ईजी. तो यहाँ पे द फर्स्ट रोल ऑफ CSR कमेटी इज व्हाट, फॉर्मुलेट रिकमेंड अ CSR पॉलिसी, उसे मॉनिटर करो एंड देन उसके बेसिस पे रिकमेंड करो व्हाट विल बी एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड. अब जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड अ CSR पॉलिसी, तो वो CSR पॉलिसी में आप लिखोगे कि व्हाट आर द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी. तो इन एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे बोला हुआ है इन एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7. तो शेड्यूल 7 में बहुत सारी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दी हुई है, उनमें से आप किसी पे भी CSR कर सकते हो. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब हम रूल टू डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने एक नेगेटिव लिस्ट पढ़ी थी. हमेशा ध्यान रखना, शेड्यूल 7 जो है उसमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसके ऊपर CSR किया जा सकता है. और उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए बोल दिया है कि हाँ, शेड्यूल 7 तो जो आपको करना है फॉलो, उसी में से आपको CSR पॉलिसी फॉर्म करके उसी में से कोई एक्टिविटी पे आपको CSR करना है. बट उन्होंने प्रिकॉशनरी तौर पे एक लिस्ट ऑफ नेगेटिव लिस्ट भी इसलिए दे दी है कि कल को कोई चीज़ अगर वहाँ पे फॉल हो रही हो तो उस चीज़ को रोका जा सके, कि कभी भी कंपनी ये ना क्लेम कर सके कि हम जो है उसके बेसिस पे एक्सपेंडिचर करेंगे विच फॉल्स अ पार्ट ऑफ दैट नेगेटिव लिस्ट. तो ये शेड्यूल 7 भी आपको ध्यान रखना है. उसके साथ साथ वो जो हमने नेगेटिव लिस्ट स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो भी ध्यान रखना है कि नन ऑफ द एक्टिविटी कैन बी फॉल इन दैट लिस्ट विच इज बीन गिवन. सो हम कौन सी एरियाज में है जो CSR करेंगे, द एरियाज दैट हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7. तो वो शेड्यूल 7 में जो एरिया सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप CSR करेंगे. CSR पॉलिसी के बारे में यहाँ पे लिख रखे हैं दैट CSR पॉलिसी मीन्स अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द अप्रोच एंड डायरेक्शन गिवन बाय द बोर्ड taking into recommendation of the committee, and a statement includes guiding principles for selection, implementation, monitoring of activities as well as formulation of annual action plan. So CSR policy is basically a statement. It's a statement which contains the approach and direction given by the board. ये बोर्ड रेकमेंड कर, बोर्ड जो है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट होता है जिसमें लिखी हुई होती है कि क्या अप्रोच है, what is the direction, and all this taking into account of the CSR committee. It includes क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि हम किस तरीके से कोई एक्टिविटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, एंड एज वेल एज वी आर मेकिंग एन एनुअल एक्शन प्लान. सो बेसिकली आप जो भी CSR रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हो ना, वो अपने पॉलिसी में ड्राफ्ट करके एक स्टेटमेंट फॉर्म में मेंशन कर दिया. दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स व्हाइल डूइंग एनी एक्टिविटी, ये काम हम करने वाले हैं, दीज आर द डायरेक्शंस, दीज आर द रिकमेंडेशंस, XYZ. उस तरीके से आपकी CSR पॉलिसी ड्राफ्ट हो जाएगी. तो वो जो शेड्यूल 7 है ना, जिसके बेसिस पे आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, वो यहाँ पे देखो, ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस आई हैव गिवन यू, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर स्टडी मटेरियल. आपको स्टडी मटेरियल में कहीं भी इसको याद नहीं करना है, राइट. सो ये आपको वहाँ प्रोवाइड भी शायद किया हो, शायद नहीं किया हुआ हो, बट यहाँ पे आई हैव प्रोवाइडेड यू जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट आपको हमेशा ध्यान रहे कि ओवरऑल सिनेरियो कैसा है. सो शेड्यूल 7 है, अगेन द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज यू डोंट हैव टू रिमेंबर. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी है, तो इसको लिस्ट को याद करने मत जाना. आप चाहो तो इसको सिर्फ नोट डाउन कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए. तो यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ है. इफ यू डूइंग एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू इरेडिकेटिंग हंगर, मैल न्यूट्रिशन, पोवर्टी, हेल्थ केयर, स्वच्छ भारत, activity relating to promoting education, vocation skills, especially among children, women, differently abled, promoting general equality, empowering women, hostels आप खोल रहे हो, orphans के लिए old age home खोल रहे हो, daycare centers is also included here. Just imagine such a big thing, and such other facilities for senior citizens, measures for reducing inequality, या any activity जिससे ensure हो रहा है environmental sustainability, ecological balance, protecting of flora fauna,
protection of national heritage, art, culture, measure for the benefit of armed force veterans, war widows, their dependents. आप कोई चीज़ कर रहे हो जिससे रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स का क्या हो रहा है, पैरालंपिक या ओलंपिक स्पोर्ट्स की प्रमोशन हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है. कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड आप करते हो तो वो अलाउड है. इमरजेंसी सिचुएशंस फंड वगैरह है. कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आप पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में IITs, नेशनल लेबोरेटरीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल वो सोशल एक्सपेंडिचर माना जाएगा. रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कर रहे हो, स्लम एरिया में कर रहे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन में, ऑल दैट विल बी कंसिडर्ड एज द CSR एक्सपेंडिचर. तो इन सबको CSR एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाएगा. तो यहाँ पे अभी हमने देखे सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3. अब जो हमारे पास आ चुका है गाइज, दैट इज रूल 5 आ जाता है हमारे पास. तो रूल 5 हम सबसे पहले पढ़ते हैं. सो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया. सबसेक्शन 2 हो गया हमारा, सबसेक्शन 3 हो गया, सबसेक्शन 4 अभी बाकी है. हम जो रूल अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं दिस रूल 5. रूल 4 भी अभी हमने स्टार्ट नहीं किया. हमने देखो सबसेक्शन 2 कर लिया, सबसेक्शन 3 कर लिया. अब हम रूल 5 पढ़ने वाले हैं. तो रूल 5 अब हम देखते हैं. रूल 5 है CSR कमेटी के बारे में ही यहाँ पे कुछ और मेंशन किया हुआ है. बेसिकली CSR कमेटी का कंपोजिशन कैसे है उसके बारे में बात कर रहे हैं. CSR कमेटी रूल 5 सब रूल 1, द कंपनीज मेंशन्ड शैल कंटेन CSR कमेटी एज अंडर. A company covered under section 135(1) which is not required to appoint an independent director. ठीक है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, शैल हैव इट्स कमेटी एज विदाउट सच डायरेक्टर. तो उसकी कमेटी में वो डायरेक्टर के बिना जो होंगे वो अपनी कमेटी बना देगी. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी, CSR कमेटी. देखो वापस से सबसेक्शन 1 को रिवाइज करते हैं. हम वापस से सबसेक्शन 1 पे चलते हैं एक बार. तो सबसेक्शन 1 जो था हमारे पास, यहाँ पे हमने पढ़ा था सबसेक्शन 1 में यहाँ पे द कंपनी विच रिक्वायर्स टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो उस केस में उनको CSR कमेटी में 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 और मोर डायरेक्टर्स अगर है इन द केस जब उसको अपॉइंट नहीं करना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इन दैट केस द CSR कमेटी शैल हैव 2 और मोर डायरेक्टर्स. तो ये हमने 135 सबसेक्शन 1 में पढ़ा था. अब देखो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं दैट इज अ रूल. तो अब हम उसी CSR कमेटी को रूल में और क्या दिया हुआ है और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं वो हम समझने की कोशिश करें. तो यहाँ पे हम रूल 5 की बात करें CSR कमेटी की. तो अगर कोई कंपनी विच इज़ कवर्ड अंडर 135(1) जिसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है तो उसकी कमेटी अपॉइंट आप कर लो विदाउट सच डायरेक्टर. इफ देर इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड, तो उस केस में शैल कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी विद 2 such directors. And with respect to foreign companies covered under these rules, the committee shall comprise of at least 2 persons, of which one shall be as specified under 381 subsection 1 clause D, and another person shall be nominated by the foreign company. तो foreign company अगर केस है तो उसमें 2 persons होंगे कमेटी में, जिसमें से एक shall be a person which is specified यहाँ पे 380 subsection 1 clause D में, and another shall be nominated by the foreign company. So these are the things, these are the rules. Rule 5 CSR कमेटी का हम पढ़ रहे हैं सब रूल 1. So this is basically rule 5 और उसका सब रूल हम देख रहे हैं 1. सब रूल 1 में हमें दिया हुआ है. देखो सब सेक्शन 1 में ये दिया हुआ है कि CSR कमेटी आपको बनानी है, उसके उन्होंने 2 बाइफिकेशन दे दिया. अगर एक ऐसी कंपनी है जिसपे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको अपॉइंट करना ज़रूरी है, तो उस केस में 3 या 3 से ज़्यादा लोग होंगे जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 2 या उससे ज़्यादा लोग डायरेक्टर्स जो होंगे वो कमेटी का पार्ट होंगे. अब यहाँ उन्होंने और क्लैरिफाई कर दिया है सब रूल 1 में कि अगर कंपनीज मेंशन्ड इन दिस रूल शैल कॉन्स्टिट्यूट एज अंडर, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाना है तो ठीक है, बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बना लो. अगर प्राइवेट कंपनी है जहाँ सिर्फ 2 डायरेक्टर्स हैं तो 2 डायरेक्टर वो कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे विद 2 such डायरेक्टर्स. एंड फॉरेन कंपनी का उन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पे दे दिया. सो रूल 5 हमने पढ़ा सब रूल 1. अब रूल 5 का देयर इज सब रूल 2. तो हम पढ़ रहे हैं रूल 5 एंड सब रूल 2. गाइस मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ ये रूल सब सेक्शंस स्पेशली सेक्शन 135 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कई बार रेफरेंस बुक्स में देखेंगे या कहीं और देखेंगे तो आपको एज इट इज ही दे दिया होगा विदाउट प्रॉपर रेफरेंस. बट आई ऑलवेज फील इफ यू रीड दिस सेक्शन स्पेशली विद सबसेक्शन एंड रूल आप सब रूल, तो आपको हमेशा वो चीज़ प्रॉपर फ्लो में याद रहेगी. CSR कमेटी में CSR कमेटी से रिलेटेड सब रूल 2 जो है रूल 5 का, वो कहता है द CSR कमेटी शैल फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड एन एनुअल एक्शन प्लान इन परसुएंस टू CSR पॉलिसी विच शैल इंक्लूड द फॉलोइंग. तो इस एक्शन प्लान में क्या होगा,
लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स अप्रूव टू बी अंडरटेकन इन एरिया स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। तो उन्हें क्या बनाना है, उन्हें एक एनुअल एक्शन प्लान बना के देना है, किसको, बोर्ड को, जिसमें वो मेंशन करेंगे क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो वो कंडक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें एग्जीक्यूट किया जा सकता है, मोडालिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल्स किस तरीके से होगा उन प्रोजेक्ट्स का। बिकॉज ऐसा नहीं कि CSR एक्सपेंडिचर आपने कर दिया, there will be a proper timeline, there will be a proper implementation schedule. Say for example, if you want to make some hostel, it cannot happen in a day, it will take time. So you have to tell how will that funds be used and how will that schedule be implemented. फिर उस एनुअल उसमें और क्या क्या होगा, एनुअल एक्शन प्लान में मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स, डिटेल्स ऑफ नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट इफ एनी, अगर उन प्रोजेक्ट्स का कोई इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ा तो इसको कैसे करेंगे। प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में आफ्टर सच प्लान एट एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी बेस्ड ऑन रिजनेबल जस्टिफिकेशन में ऑल्टर सच प्लान। तो बेसिकली यहाँ पे अगर बोर्ड चाहे तो इस प्लान को हल्का फुल्का चेंज कर सकता है कमिटी के साथ कंसल्ट वगैरह करने के बाद, अगर बोर्ड को लगता है देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू डू दैट। सो बेसिकली ऐसा नहीं कि CSR कमिटी ने दे दिया तो अब वो पत्थर की लकीर हो गई है, यू कैन नॉट डू एनी मॉडिफिकेशंस, यू आर फ्री टू डू दैट। आप बोर्ड जो है अपने मॉडिफिकेशंस ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, definitely you should have a reasonable justification to that, and based on that you may alter such plan at any time during the financial year, obviously after doing a recommendation with the committee. So that was rule 5. तो अभी हमने क्या देखा guys? So now we have studied rule 5. Rule 5 का सब rule 1, सब rule 2. Yes, rule 5 में इतने ही है. So अब हमने क्या कवर कर लिया है? Next हमने कवर कर लिया है rule 5 also. अब जो हमारे पास आता है नेक्स्ट दैट वी हैव इज सबसेक्शन 4. तो अब हम जाते हैं वापस से सबसेक्शन 4 पे, तो हम चलते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर. तो ये आ गया अब हमारा सबसेक्शन 4. सबसेक्शन 4 अब हमें क्या कहता है, सो देखो हमने पढ़ लिया 135 सबसेक्शन 1, 135 सबसेक्शन 2, 135 सबसेक्शन 3 और अब हम आ चुके 135 सबसेक्शन 4 पे. 135 1 में था कब कब CSR लगेगा, एप्लीकेबिलिटी कमिटी. सबसेक्शन 2 था कि बोर्ड रिपोर्ट में आपको मेंशन करना है. सबसेक्शन 3 था CSR कमेटी के रिलेटेड ही. सबसेक्शन 3 क्या था हमारा, देखो वापस हम रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते रहेंगे, हमेशा क्लैरिटी रहेगी. तो हमारा सबसेक्शन 3 क्या था, व्हाट इज द रोल ऑफ द CSR कमेटी, उसको फॉर्मुलेट करना है, मॉनिटर करना है, रेकमेंड करना है कितना खर्चा करें. अब सबसेक्शन 4 किसके बारे में आता है, तो अब सबसेक्शन 4 जो आता है दैट टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ बोर्ड. तो हमने सबसेक्शन 3 में रोल ऑफ CSR कमेटी देखा, अब हम 135 सबसेक्शन 4 में रोल ऑफ बोर्ड देख रहे हैं. सो रोल ऑफ बोर्ड एज रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, उसका रोल क्या है. सो आफ्टर टेकिंग रिकमेंडेशन बाय द CSR कमेटी द बोर्ड विल अप्रूव द CSR पॉलिसी. तो CSR पॉलिसी को अप्रूव अब कौन करेगा, बोर्ड. तो यहाँ पे कमिटी ने क्या कर दिया है, कमिटी ने बोर्ड को दे दिया पॉलिसी, CSR पॉलिसी. अब वो बोर्ड क्या करेगा, इस चीज़ को अप्रूव करेगा. डिस्क्लोज कंटेंट्स ऑफ सच पॉलिसी इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में, बोर्ड रिपोर्ट में उसको उसकी पॉलिसी के कंटेंट्स डिस्क्लोज करने हैं. और तो और वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेस इट ऑन द कंपनीज वेबसाइट इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. आजकल मोस्टली एवरी कंपनी हैज अ वेबसाइट, तो इट हैज बिकम इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू place the CSR policy on the website of the company. So you'll be putting the CSR policy on the website of the company in the manner as prescribed, and the board has to ensure that the activities are incurred in CSR policy of the company as undertaken by the company. तो जो policies में mentioned है activities वो actually undertake हो रही हैं, वो implement हो रही हैं, they are being undertaken by the company, and whose responsibility it is the responsibility of the board. So this is the role of the board, that they have to ensure that activities which is included in the CSR policy, the activities which they are actually undertaken by the company. तो ये आया हमारा 135 सबसेक्शन 4. सो 135 सबसेक्शन 4 हमारा यहाँ पे आता है. नेक्स्ट गाइज जो हमारे पास पार्ट आता है दैट इज, अब वापस से हमारे पास कुछ रूल का रेफरेंस आता है, क्या क्रॉस चेक करते हैं, वापस हमारे चार्ट पे चलते हैं. सो वेयर इज अवर चार्ट. सो हमने देखो क्या क्या कवर कर लिया, फिर से सबसेक्शन 2 हो गया, सबसेक्शन 3 हो गया, सबसेक्शन 4 हो गया, एंड रूल 5 भी हो गया. हमारा रूल 5 हुआ या नहीं हुआ, यस. उसके 2 सब रूल्स हमने देखे थे, ये 2 सब रूल्स देखे थे हमने, CSR कमेटी के रिलेटेड था ये सब रूल 1 देखा, फिर हमने यहाँ पे सब रूल 2 देखा.
अब जो हमारे पास है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज दिस रूल 9। अब हम रूल 9 का रेफरेंस समझते हैं। सो देखो ये रूल 9 हमारे पास आता है। सो अभी तक हमने जो रूल्स पढ़ रहे थे, हमारा जो रूल 9 है, सबसे पहला रूल 9 है ये वाला, दिस इज रूल 9 that talks about display of CSR activities on its website. So the board of the company shall mandatorily disclose the composition of CSR committee, CSR policy, projects approved by board on their website for any public access. So देखो अभी हमने सबसेक्शन 4 में देखा था कि यहाँ पे आपको कंपनी की वेबसाइट पे देना इन दी मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड। तो ये मैनर हमारे पास यहाँ पे एक चीज आता है रूल 9। दिस रूल 9 इज कौन सा रूल 9? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल्स जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसी का रूल है ये, ठीक है, रूल 9। तो डिस्प्ले ऑफ CSR एक्टिविटीज ऑन इट्स वेबसाइट। तो बोर्ड को कैसे करना है मैंडेटरी डिस्क्लोज? पहली चीज क्या डिस्क्लोज करनी है? द कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी। तो आप वेबसाइट के ऊपर जहाँ अपनी CSR पॉलिसी एक्टिविटीज लिख रहे हो तो वहाँ पे आप मेंशन करोगे CSR कमेटी का कंपोजिशन, फिर पॉलिसी एंड द प्रोजेक्ट दैट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑन देयर वेबसाइट इफ एनी फॉर पब्लिक एक्सेस। तो वहाँ पे आपको क्या क्या मेंशन करना है? कंपोजिशन, CSR policy and what are the projects that are approved by the board. So this is my rule 9. तो मैंने यहाँ फिनिश कर लिया, कौन सा? मैंने रूल 9 भी फिनिश कर लिया। अब गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, देर इज अनदर रूल 9 विच इज़ ऑफ सम डिफरेंट रूल्स। तो यहाँ पे देर इज कंपनीज अकाउंट्स रूल्स भी है हमारे पास गाइज। वी हैव अ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स ऑल्सो। और ध्यान रखना कि ये जो हम CSR पढ़ रहे हैं ये हम कंपनी अकाउंट्स वाले चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स बुक्स इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का जो ये चैप्टर है जिसमें आप CSR पढ़ रहे हो, जिसके CSR के अपने अलग रूल्स है, CSR पॉलिसी रूल्स, तो इस कंपनी अकाउंट्स के भी तो एक रूल्स है ना, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के, विच इज कंपनीज अकाउंट्स रूल्स। सो कंपनीज अकाउंट्स रूल्स का भी एक रूल है दैट इज रूल 9, जो क्या कहता है? द डिस्क्लोजर ऑफ कंटेंट्स ऑफ CSR पॉलिसी इन द बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑन द कंपनीज वेबसाइट इफ एनी शैल बी एज पर annexure अटैच्ड टू द CSR पॉलिसी रूल्स। तो ये क्या बोलता है आपको कि जो आप डिस्क्लोज करोगे कंटेंट्स ऑफ CSR पॉलिसी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनीज वेबसाइट पे, तो कंपनीज वेबसाइट में कहाँ मेंशन किया हुआ है? यहाँ पे उसका रेफरेंस है और सबसेक्शन में मेंशन है यहाँ पे। तो वो कहता है कि आपको बोर्ड रिपोर्ट में जो डिस्क्लोज करना है या कंपनी की वेबसाइट में जो डिस्क्लोज करना है वो किस तरीके से करना है? शैल बी एज पर दी annexure। कौन से annexure के हिसाब से? तो देखो आपको कंपनी वेबसाइट पे ये डिटेल्स डालनी है जो यहाँ पे दी हुई है, किस तरीके से डालनी है और बोर्ड रिपोर्ट में किस तरीके से देनी है, तो उसके लिए ये annexure है। अगेन गाइज ये annexure आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, आई एम गिविंग एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से annexure आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस annexure के बेसिस पे यू हैव टू गिव द डिटेल्स। देखो इफ वी सी ना, इसमें कैसा दिया रहता है। सो दिस इज अ फॉर्मेट फॉर द एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR एक्टिविटीज, annual report on the CSR activities to be included in the board reports for the financial year commencing so and so। तो सबसे पहले चीज़ आपको ली हुई होती है ब्रीफ आउटलाइन ऑन द CSR पॉलिसी, फिर आप लिखते हो कंपोजिशन ऑफ कमेटी, देखिए उसमें नेम ऑफ डायरेक्टर, उनकी कैसी डायरेक्टरशिप है, कितनी मीटिंग्स होल्ड हुई है, कितनी उन्होंने अटेंड करी है, वेबसाइट की आपको लिंक यहाँ देनी है, एग्जीक्यूटिव समरी देनी है, एवरेज नेट प्रॉफिट देना है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, ये सब हम आगे सब पढ़ेंगे। कुछ खर्चा हुआ, कुछ सेट ऑफ करना है, अमाउंट जो आपने स्पेंड किया है CSR प्रोजेक्ट्स में। तो दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ दैट annexure, जिस तरीके से आपको फॉर्म देना है, कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया, कितना आपका अनस्पेंड पड़ा है करंट अमाउंट में, अगर कुछ एक्सेस अमाउंट फॉर सेट ऑफ है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, एंड देन वेरियस अदर डिटेल्स जो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। सो ये annexures आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। आप स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। मैं इसको और स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ। तो यहाँ पे दिस इज दिस कंप्लीट फॉर्म दैट यू कैन रेफर, दिस इज ओनली फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, ताकि आपको पता रहे कि प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें हो कैसी रही है। ये फॉर्म का सेकेंड पार्ट आता है एंड ये फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर्म बेसिकली annexure जो यहाँ पे स्टार्ट होता है। सो ये annexure है जिसके हिसाब से यू हैव टू डू। नाउ इस annexure का रेफरेंस कहाँ है उसको ध्यान रखना। दिस रूल 9 इज कंपनीज अकाउंट्स रूल्स की बात हो रही है, और यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे दैट इज व्हाट, this was basically rule 9 which is CSR activities का display on the website, and this rule 9 is basically the rule 9 of CSR policy rules जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं उसके rules। तो this rule 9 is that and this rule 9 is the accounts वाला rules। So now we have covered rule 9 also। तो अब हमने क्या क्या cover कर लिया? rule 9 भी हो गया, rule 5 भी हो गया, subsection 2, subsection 3, subsection 4। अब हम चलते हैं towards rule 4।
नाउ वी हैव रूल 4 विथ अस। तो अब हम रूल 4 पढ़ते हैं और फिर जाके हमारा जो है सबसेक्शन 2, 3, 4 और इसमें बहुत सारे अलग अलग रूल्स रहे वो पूरा सेट होगा। तो रूल 4 जो है दैट टॉक्स अबाउट द CSR इम्प्लीमेंटेशन। तो किस तरीके से CSR का इम्प्लीमेंटेशन होगा? इट सेज CSR एक्टिविटी शैल बी अंडरटेकन बाय। अच्छा, सबसे पहली बात, दिस इज सब रूल 1। तो हमारे पास रूल 4 है, उसका ये है सब रूल 1। इसके आगे और भी सब रूल्स आने वाले। सब रूल 1 क्या कहता है कि जो CSR एक्टिविटी है वो कौन कौन अंडरटेक कर सकता है? इट कैन बी अंडरटेकन बाय द कंपनी इटसेल्फ। आप चाहो तो खुद CSR का काम कर सकते हो, या फिर देयर इज एन ऑप्शन गिवन टू यू, यू कैन गेट द CSR activity done by any section 8 company or a registered public trust or a registered society exempted under so and so sections or registered under section 12A and approved under so and so, established by company singly or with any other company। इनमें से कोई भी कंपनी आपकी कंपनी ने खुद एस्टैब्लिश करी है या किसी और कंपनी के साथ एस्टैब्लिश की है, और इन सेट ऑफ कंपनीज में से किसी भी कंपनी के साथ जुड़ के इनके साथ आप CSR एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि व्हेनेवर द कंपनीज के ऊपर CSR लगता है तो ये कंपनी होती है जैसे XYZ, यूजुअली वो लोग क्या करने लग जाते हैं कि वो एक अलग सेट ऑफ कंपनी क्रिएट कर देती है, से फॉर एग्जांपल ABC, एंड से फॉर एग्जांपल इसको वो सेक्शन 8 कंपनी बना देती है। तो कंपनी XYZ क्या बोलती है कि ये हम हैं, ये हमारी सेक्शन 8 कंपनीज है, हमारा जो भी CSR करना है वो हम इसके थ्रू करेंगे, ये हमारी ही एस्टैब्लिश करी हुई कंपनी है, तो हम अपना CSR का जो भी काम है ना वो उस ABC के थ्रू करेंगे। नाउ सी देयर इज अनदर कंपनी, से फॉर एग्जांपल PQR क्या बोलता है कि मुझे भी CSR करना है पर मुझे अपने खुद की सेट ऑफ कंपनी से नहीं करना, बट यस अगर कोई दूसरी कंपनी ऑलरेडी CSR कर रही है तो मैं उसके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। तो इफ PQR वांट इट कैन ज्वाइन विथ ABC सेक्शन 8 कंपनीज और बोल सकती है कि मेरा भी जो CSR है हम आपके थ्रू ही कर देते हैं ताकि मुझे अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना पड़े, मेरा अपना जो काम है वो स्मूथली हो जाएगा। सो दैट अरेंजमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप खुद भी कर सकते हो या फिर आप किसी सेक्शन 8 कंपनी से कर सकते हो जो आपने ही एस्टैब्लिश करवाई है, या आप किसी और की एस्टैब्लिश कंपनी में करना चाहते हो। एनीवे इट इज़ पॉसिबल। और आज XYZ खुद करना चाहती है अपनी ही कंपनी में तो वो इस कैटेगरी में हो गई, अगर वो ABC सेक्शन 8 कंपनी उसने बनाई है तो वो इस कैटेगरी में हो गई, एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी सिंगली, और विथ एनी अदर कंपनी तो वो ये वाली कैटेगरी हो गई कि PQR अगर ABC के थ्रू करना चाहती है तो फिर वो इस कैटेगरी का पार्ट हो गया। तो किसी भी तरीके से करो, पर आपको करना क्या है, आपको CSR को इम्प्लीमेंट जो है वो करना पड़ेगा, ईदर ऑन योर ओन और थ्रू ऑल दीज ऑप्शंस दैट आर पॉसिबल। या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय CG और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर एंटिटी एस्टैब्लिश अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या फिर इनमें से कितनी भी सेट ऑफ कंपनीज एंड हैविंग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 years in undertaking similar activities। तो ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर, इनमें से जितनी भी पॉसिबिलिटीज है इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, CSR एक्टिविटी कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो या फिर इनके थ्रू भी कर सकते हो। सो दैट इज सब रूल 1 ऑफ रूल 4। अब रूल 4 और भी है, रूल 4 का सब रूल 2 क्या कहता है, दैट एवरी एंटिटी विच इज कवर्ड अंडर सब रूल 1 एंड इंटेंड्स टू अंडरटेक एनी CSR एक्टिविटी, जिसके ऊपर भी सब रूल लगता है और उसको CSR एक्टिविटी करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इट विल हैव टू रजिस्टर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस तरीके से रजिस्टर होगा, इट विल फाइल CSR1 इलेक्ट्रॉनिकली विथ रजिस्ट्रार विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 21। सो इट हैज टू गेट रजिस्टर्ड विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउ विल दैट रजिस्टर हैपन, that will have happen when you file a CSR1 with registrar। आपको इलेक्ट्रॉनिकली CSR1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के साथ, एंड देन क्या करना पड़ेगा, दैट हैज़ टू बी साइंड एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द एंटिटी, इट हैज़ टू बी वेरीफाइड डिजिटली बाय CA और CS और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू रजिस्टर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑन सबमिशन ऑफ पोर्टल, जब आप पोर्टल पे इसको सबमिट कर दोगे आपको एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जैसे कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जब आप कंपनी को रजिस्टर करते हो। जब आप ये फॉर्म ये चीज़ें सबमिट करते हो तो आपको एक यूनिक क्या मिलेगा गाइज, CSR रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, एंड दैट विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली। करेक्ट। सो यहाँ पे देखो एक चीज़ मेंशन है कि ये सब रूल की वजह से कोई भी CSR प्रोजेक्ट अफेक्ट नहीं होंगे विच हैज़ बीन डन प्रायर टू दिस डेट। तो इस डेट के बाद
पहले के अगर कोई प्रोजेक्ट है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इस डेट के बाद कोई एंटिटी है जिसके ऊपर CSR लग रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रार के साथ CSR फाइल करना है, तभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर होगी। एंड वंस यू डू दैट, आपने उसको साइन किया, सबमिट किया इलेक्ट्रॉनिकली, आपको एक यूनिक क्या मिल जाएगा, CSR रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिल जाएगा, विच विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली। सो दिस इज सब रूल 2 हो गया हमारे पास, एंड सब रूल 1 हो गया। क्या और सब रूल बाकी हैं रूल 4 के? तो हाँ जी बाकी हैं। सब रूल 3, किसका सब रूल 3? क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं रूल 4। रूल 4 का अब हमारे पास क्या है, सब रूल 3। तो रूल 4 का सब रूल 3 क्या कहता है, कंपनी चाहे तो वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज करवा सकती है फॉर डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम एज पर इट्स CSR पॉलिसी एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर देयर ओन पर्सनल फॉर CSR। सो कैन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बी एंगेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन? आप कोई बड़े से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज करना चाहते हो ताकि आपका CSR प्रोजेक्ट बहुत वंडरफुली हो, तो येस यू कैन डू दैट, बट मे बी एंगेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR, बट एंगेजमेंट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द CSR प्रोग्राम्स। ठीक है, आप सिर्फ क्या क्या चीज़ करवा सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से? आप डिज़ाइन करवा सकते हो, आप मॉनिटर करवा सकते हो, या फिर आप इवैल्यूएशन करवा सकते हो CSR प्रोग्राम जैसे फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ देयर ओन पर्सनल फॉर दिस थिंग। तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, डिज़ाइन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, या फिर अगर आप कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना चाहते हो अपने ओन पर्सनल का, तो भी वो चीज़ आप उनसे करवा सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट and to which the provisions of the schedule to the said act apply. So this is general definition, you can just remember this, memorize this. आप नहीं भी करते हो तो it is fine, बस ध्यान रखना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या करवा सकते हो, डिज़ाइन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स करवा सकते हो, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना चाहते हो वो चीज़ आप करवा सकते हो। एंड देन फाइनली सब रूल 4। तो अब हमारे पास है रूल 4 का सब रूल 4, कितना बड़ा रूल है ना ये CSR इम्प्लीमेंटेशन का रिलेटेड। सो इट सेज कंपनी क्या कर सकती है, may collaborate with other companies for undertaking the projects on CSR activities in such manner, say for example आप 2-3 कंपनी हो और 2-3 कंपनी X, Y, Z, आप तीनों सोचते हो भाई हम कोलैबोरेट करके कुछ CSR कर लेते हैं अपना, पॉसिबल है क्योंकि सब रूल 1 में हमने देखा दैट इज पॉसिबल। बस ध्यान ये रखना है आपको दैट द CSR कमिटी ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनीज आर इन पोजिशन टू रिपोर्ट सेपरेटली ऑन सच प्रोजेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। सो बेसिकली नाउ ये एक कंपनी बन गई 1, 2, 3 करके, ये 3-4 कंपनी इसका CSR कर रही है कोलैबोरेट। होना ये चाहिए कि हर कंपनी का इंडिविजुअली भी तो कमिटी होगी ना XYZ की, दे शुड बी इन अ पोजिशन कि वो क्लियरली बता सके कि आज X की ने जो खर्चा किया है दैट इज 10 लाख रुपीज़, आज Y ने जो खर्चा किया 20 लाख से, आज Z ने किया है वो 15 लाख का एक्सपेंडिचर है। सो द CSR कमिटी शुड बी इन सच पोजिशन कि वेन एवर दिस काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन इज हैपनिंग, दैट मीन्स यू योरसेल्फ आर नॉट जस्ट डूइंग द CSR एक्टिविटी, आप किसी के साथ जुड़ के कर रहे हो, तो फिर हमेशा ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अरे यार इस कंपनी का कितना हुआ है CSR का खर्चा, हाउ मच हैज दिस कंपनी पेड फॉर द CSR एक्सपेंडिचर। सो द CSR कमिटी शुड बी इन अ पोजिशन टू रिपोर्ट सेपरेटली ऑन सच प्रोजेक्ट्स फॉर एवरी रिस्पेक्टिव कंपनी। तो वो शेड्यूल्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से क्लियरली बता सके इफ देयर इज अ कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट कि किस कंपनी का कितना एक्सपेंडिचर है, अदरवाइज पर्पस कभी सॉल्व होगा नहीं। देन कम सब रूल 5। सब रूल 5 कौन सा रूल पढ़ रहे हैं अभी भी हम पढ़ रहे हैं रूल 4। कौन सा रूल पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं रूल 4। देखो कितना बड़ा रूल है। तो रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 का सब रूल 5 दैट सेज दैट द कंपनी शैल सैटिस्फाई इटसेल्फ दैट द फंड्स सो डिसबर्स्ड हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस, जितने भी फंड्स गए हैं वो यूज हुए हैं उस पर्पस के लिए, इन द मैनर इज अप्रूव्ड बाय एंड CFO इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्टिफाइड टू दैट इफेक्ट। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो CFO होता है, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सो इट हैज़ टू सर्टिफाई टू द फैक्ट कि जितने भी फंड्स हुए हैं डिसबर्स फॉर द सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्पस, वो उसी के लिए क्या हुए हैं, उसी के लिए इट हैज़ बीन यूज। तो इट हैज़ बीन यूज फॉर दैट पर्पस ओनली। सब रूल 6 हमें कहता है इन केस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम बहुत आगे पढ़ने वाले हैं, कोई ऐसे प्रोजेक्ट है तो चलते रहते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने एक पार्क पे ये बात हुई थी कि आप पार्क में बेंचेस लगाना चाहते हो, अब वो पार्क गवर्नमेंट बना रही थी जिस पे आप बेंचेस लगाने वाले हो, अब वो पार्क ही नहीं बना, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद रेफरेंस टू अप्रूव टाइमलाइंस एंड ईयर वाइज एलोकेशन। उसको मॉनिटर करो, हर साल कितना एलोकेट हुआ था उसको देखते रहो, एंड शैल बी कॉम्पिटेंट टू मेक मॉडिफिकेशंस इफ एनी फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन
ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर मुझे लगता है कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस कर देने चाहिए तो वो सारे चेंजेस इसको कर देने चाहिए ताकि उसको लगे कि दैट कैन बी स्मूथली इम्प्लीमेंटेड विद द ओवरऑल परमिसिबल टाइम पीरियड। सो दैट वाज सब रूल 6। तो ये आया हमारे पास सब रूल 6। अब जाके गाइस हमारा फिनिश हुआ है रूल 4। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड रूल 4। सो बेसिकली जो आपका रूल 4 था, देवर रूल 4 था, इसमें देवर 6 सब रूल्स, 1 2 3 4 5 6। रूल 4 के 6 सब रूल्स हमने यहाँ पे कवर किया एंड एवरीथिंग वाज अबाउट रूल 4 में कि CSR का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है। सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि हाउ विल द CSR बी इम्प्लीमेंटेड। सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज नाउ वी हैव कवर्ड दिस कंप्लीट पार्ट। अब हमारा ये कंप्लीट पार्ट कवर होता है जहाँ पे हमने रूल 4 भी समझ लिया, रूल 5 भी समझ लिया, रूल 9 भी समझ लिया, एक और रूल 9 कंपनीज अकाउंट्स रूल का 9 भी पढ़ लिया, और हमारा सबसेक्शन 1 2। सो अगर हम देखें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सबसेक्शंस की बात कर रही हूँ। और ये रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 9 और उनके अगर कोई सब रूल्स थे वो भी फिनिश हो गए। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे पार्ट रिलेटेड टू सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 एंड उनके रूल्स। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट सबसेक्शन जो हमारा आ चुका है इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी वाला सेक्शन 135, दैट इज सबसेक्शन 5। सो अब हम कवर करेंगे सेक्शन 135, सबसेक्शन 5 दैट टॉक्स अबाउट मैंडेटरी स्पेंडिंग। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट देखते हैं। तो हमारी लिस्ट में देखो हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है। अब हमें देखना है सबसेक्शन 5। इसी लेक्चर में हम देखेंगे सबसेक्शन 6 और रूल 6 एंड रूल 7 ना। इसमें मजेदार बात ये है कि ये जो रूल 6 है ना, ये रूल 6 जो है वो ओमिट हो चुका है, ये अब एप्लीकेबल नहीं है। सो इफेक्टिवली अब जो हमें कवर करना है दैट इज ओनली रूल 7। सो रूल 7 ही है जो हमें यहाँ पे देखना रहेगा। सो 3 चीजें हम कवर करेंगे, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 एंड रूल नंबर 7। तो बधाई हो, एक रूल आपके पार्ट से हट चुका है, वो आपको नहीं कवर करना है। सो देखो सबसेक्शन 5 पहले हम स्टार्ट करते हैं और उसका आइडिया समझते हैं। सो देखो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि क्या आपके ऊपर CSR एप्लीकेबल भी है या नहीं है, राइट। जिसके लिए हमने सबसेक्शन 1 में बहुत सारी लिमिट से की थी, या तो नेटवर्थ या फिर टर्नओवर या फिर नेट प्रॉफिट। उसके हिसाब से पता चलता है ओके वेदर इज CSR एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो और नॉट। Once that has done, now you have to take a CSR policy and you have to spend money. You have to spend the money. अब आपको एक्चुअली एक्टिविटीज अंडरटेक करके खर्चा करना पड़ेगा। तो आप एक्टिविटीज करोगे और आप खर्चा करोगे उन एक्टिविटीज पे। ना सपोज आप सोचते हो कि मैं जो है ना मैं 1 लाख रुपीज ही खर्चा कर देता हूँ एंड दिस इज द अमाउंट वी हैव स्पेंड ऑन दी CSR एक्टिविटी एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। तो देखो यहाँ पे लॉ बोलता है कि ऐसा नहीं है। आप सिर्फ 1 लाख रुपए का खर्चा कर दो या 1.5 लाख रुपए का खर्चा कर दो, अपनी मर्जी से खर्चा कर दो, ऐसे से चल जाएगा क्या? हरगिज ही नहीं जाएगा। नथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन। You need to spend a mandatory amount. There has to be a mandatory spending that has to happen, which is a percentage of your net profits. So यहाँ से हमें पता चलता है कि कितना CSR में खर्चा किसी कंपनी को करना पड़ेगा. What is that amount of expenditure which a company has to do, which is that mandatory spending. So यहाँ पे we have two bifurcations, bifurcation 1, bifurcation 2. If it is a company who has completed 3 years since incorporation, अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसके 3 साल हो चुके हैं, 3 financial years complete हो चुके हैं since incorporation, and it is covered under subsection 1 because of the limits that is there, उसे क्या spend करना है? At least 2% of average net profits made during the 3 immediately preceding financial years. तो आपने financial year 1 लिया, financial year 2 लिया, financial year 3 लिया, 1 2 3 यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 2 लाख, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, ठीक है, जस्ट अज्यूम दिस थिंग। तो अब आप क्या करोगे, इसका आपको एवरेज निकालना है। यहाँ पे वेटेड एवरेज वगैरह कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है। सो आपका एवरेज नेट प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ पे, तो वो आता है आपका 6 लाख डिवाइडेड बाई 3, तो वो आता है आपका कितना, 2 लाख रुपीज। तो रैंडम एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, रैंडम एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब आपको कितना स्पेंड करना है, 2% of average net profit made during the 3 immediately preceding financial year. So ये जो आपका financial year 4 आया, इस financial year में आपको 2 लाख का क्या करना पड़ेगा, into 2 divided by 100. तो ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ, at least 4,000 rupees is the amount that you have to spend in financial year 4 towards the CSR expenditure. तो करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, आपको 4,000 रुपये स्पेंड करना है। आप बोलोगे इतना कम प्रॉफिट है तो CSR लग ही क्यों रहा है, हो सकता है दूसरी लिमिट सेटिस्फाई हो रही हो, विच इज द नेटवर्थ या टर्नओवर वाली, व्हाटएवर बी द केस। तो ये पूरा लिंक कहाँ से है, पूरा लिंक कहाँ से, आपके प्रॉफिट्स एंड
लॉस अकाउंट से है। तो एवरेज नेट प्रॉफिट अगर आपको 3 साल के दिए हुए हैं, अगर आप ऐसी कंपनी है जिनके 3 साल फिनिश हो चुके हैं सिंस इनकॉर्पोरेशन, और आप 4th ईयर की अगर बात कर रहे हो या 5th ईयर या 6th ईयर, वॉट एवर इज द केस, आप ऐसी कंपनी हो जिसके 3 साल हो चुके हैं, तो जिस भी साल का आपको कैलकुलेशन करना है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट यू हैव टू स्पेंड, व्हाट इज द अमाउंट दैट यू हैव टू spend towards the CSR. So that amount is how much? 2% of average net profits made during the 3 immediately preceding financial years. So ये आपकी लिमिट आई ना। ये तो वो सिनेरियो हो गया जब कंपनी ऐसी है which has completed 3 financial years since incorporation, but ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। What happens when a company who has not completed 3 years since incorporation? सबसे पहली बात, क्या उस पर CSR लग सकता है? डेफिनेटली लग सकता है, बिकॉज हम जानते हैं कि CSR की लिमिट तो आपको एवरी ईयर देखनी है। तो ये आपका ईयर 1 था, उस पर तो CSR लगेगा ही नहीं, बिकॉज आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सब कुछ ही जीरो है। अब ईयर 2 की बात करें तो क्या इस पर CSR लग सकता है? येस, इट डिपेंड्स। अगर इस साल में या तो आपका टर्नओवर या आपका नेट प्रॉफिट या फिर आपकी जो नेटवर्थ थी वो उस लिमिट से एडजस्ट हो गई, एंड तो फिर आप पे क्या लग जाएगा? CSR लग सकता है। देखिए गाइस, नेटवर्थ का कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ नहीं सिखाया, वो आप अकाउंट्स में आराम से जानते हैं, उसकी थोड़ी बहुत हमने नोट्स में प्रोवाइड कर दी कैलकुलेशन, बट द फंडा बेसिक करना है वो आप अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से जानते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट कैलकुलेटेड कि नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होते हैं। आप अकाउंट्स के बंदे हैं, आपको आराम से वो चीज़ पता ही होगी। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिच्ड दैट पार्ट। हम सीधे यहाँ पे लिमिट्स ही देख रहे हैं। तो हाँ, वापस कमिंग बैक टू दिस पार्ट, तो ईयर 1 पे तो नहीं लगा, ईयर 2 में CSR लगा, बट ये एक ऐसी कंपनी है हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 3 financial years since incorporation and it is still covered under subsection 1, तो फिर आप 2% किसका ले लोगे? एवरेज नेट प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो जितने साल हुए उतने साल के प्रॉफिट्स का आप क्या ले लेना? उतने साल का 2% आप ले लेना, लिमिट वही है। तो सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन, कंप्यूट द मिनिमम अमाउंट दैट मॉडर्न फर्नीचर इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन अकाउंट्स ऑफ CSR। 22-23 का हमें पूछा है, एंड MFL वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन August 20, और हमें पे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर्स 2021 और फिर 21-22 के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। इसका प्रॉफिट है 20 करोड़, इसका प्रॉफिट है 38 करोड़, और हमें पूछा है 22-23। तो इमीडिएटली 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन से हो गए? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हमारे पास अब 2 ही है, एक ये और एक ये। एक जगह हुआ 20 करोड़, एक जगह हुआ 38, तो इन्हीं को ले लो। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपका? 58। ठीक है, 58 डिवाइडेड बाय 2 इज योर एवरेज प्रॉफिट। तो अब अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है कि मुझे परसेंटेज स्पेंड कितना करना है CSR में, तो वो आया 58/2, इसका 2%, तो वो कितना निकल के आता है? 0.58 lakhs। सो दैट इज द फिगर दैट आई हैव टू स्पेंड इन द करंट ईयर टुवर्ड्स द CSR। तो दिस तरीके से निकलेगा। अगर 3 साल हो चुके हैं तो 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का प्रॉफिट्स का एवरेज, 3 साल नहीं हुए हैं तो फिर जितने फाइनेंशियल ईयर्स अवेलेबल है उसका एवरेज आप ले लेना। अब सेक्शन 135 में, सब सेक्शन 5 में बहुत सारे प्रोविजोज हैं। प्रोविजोज मतलब पता है आपको, सेक्शन में कई बार लिखा होता है प्रोवाइडेड दैट, फर्दर प्रोवाइडेड दैट, सेकंड प्रोविजो। सो उसके बहुत सारे प्रोविजोज हैं जो हम पढ़ते हैं। पहला प्रोविजो है दैट द कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया एंड एरियाज अराउंड इट ऑपरेट्स फॉर स्पेंडिंग दी CSR activity. So suppose you have figured out that you want to make a college, okay, you want to make a school for rural children, तो आप कोशिश करो यू प्रेफरेंस आप कहाँ दोगे? आपका जो लोकल एरिया है जहाँ से वो ऑपरेट करती है उसके अराउंड आप प्रेफरेबली आप वहाँ पे वो CSR एक्टिविटीज करना, सो दैट आपके लोकल लोगों से आपको बहुत फायदा हो। इट विल बी मच मोर एडवाइजेबल दैट यू गिव द प्रेफरेंस टू दैट लोकल एरिया अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट्स फॉर स्पेंडिंग द अमाउंट दैट यू हैव ईयरमार्क्ड फॉर द CSR एक्टिविटीज। सो ये है प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग वाला पॉइंट। प्रोविजोज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 के। सेकंड प्रोविजो की बात होती है कि अगर किसी कंपनी फेल्स टू स्पेंड द अमाउंट, नहीं कर पाए उस दिन हम अमाउंट स्पेंड उस साल में, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, द बोर्ड शैल इन इट्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 में स्पेसिफाई करेगी द रीजंस फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट। तो वहाँ पे बोर्ड रिपोर्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों वो अमाउंट आपने स्पेंड नहीं किया। नाउ आपको स्पेंड करना था, जैसे अगर हम इस प्रीवियस एग्जांपल की बात करें, यू हैड टू स्पेंड 58 लाख रुपीज़, तो आपने नहीं किया, तो 58 लाख रुपीज़ आपने स्पेंड ही नहीं किया। तो आपने कहा कि चलो बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दिखा दिया काम हो गया, तो काम अपने से हो जाएगा क्या? द आंसर इज नो। दिस अमाउंट इज बेसिकली कॉल्ड एज द अनस्पेंट अमाउंट। इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज एन अनस्पेंट अमाउंट, आपने खर्चा ही नहीं किया। तो इसका क्या होगा? उसके लिए हम सबसेक्शन 6 पढ़ेंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम 135 सबसेक्शन 5 को कवर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजंस में हमें दिया हुआ है दैट प्रेफरेबली आप जो भी CSR एक्टिविटीज पे खर्चा करना चाहते हो वो आप अपने लोकल एरियाज में जहाँ से आप ऑपरेट करते हो वहाँ से करो। सेकेंड प्रोविजन इट सेज कि इफ फॉर एनी रीजन ऑफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड द अमाउंट,
बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा रीजंस कि भैया हम क्यों वो अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाए, एंड देन व्हाट विल हैपन टू दिस अनस्पेंड अमाउंट। तो उसके लिए सबसेक्शन 6 है जो हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल 135 सबसेक्शन 5 में आगे चलते हैं। सो देयर इज प्रोविजो 3 भी आ जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं वापस से 135 सबसेक्शन 5 के प्रोविजोज। तो हमने फर्स्ट प्रोविजो पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, अब हम थर्ड प्रोविजो की बात कर रहे हैं कि कई बार हो सकता है कि कंपनी ने ज़्यादा स्पेंड कर दिया, जो करना चाहिए था, से 58 लाख करना चाहिए था, कंपनी ने कर दिया एक्चुअली 70 लाख का एक्सपेंडिचर, हो सकता है, क्वाइट द पॉसिबिलिटी। सो इफ द एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन, such amount may be set, such company may set off such excess amount against the requirements to spend under this section for such number of succeeding financial years and manners as may be prescribed. तो आपने how much is the extra amount that you have spent? 12 lakhs rupees. तो आपने एक्स्ट्रा किया कर दिया, 12 लाख कर दिया। तो यहाँ पे कंपनी को दिया हुआ है कि ये कंपनी ये जो 12 लाख है आगे के कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में उसको सेट ऑफ कर सकती है। तो जब आगे वो खर्चा करेगी CSR का और उस साल सपोज उसको 15 लाख खर्चा करने की बारी आती, तो वो 12 लाख को एडजस्ट करके सिर्फ 3 लाख का खर्चा दिखा सकती है। जैसे कैसे हम टैक्सेशन में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं करते क्या, तो आप इस एक्सेस एक्सपेंडिचर जो आपने कर दिया है, यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट, यू कैन सेट ऑफ दिस, यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट, बट कितने साल तक कर सकते हो, कब तक कर सकते हो, वो सब इज एज पर द रूल्स दैट इज प्रिस्क्राइब। और वो कौन सा रूल है, तो अब वहां से निकल के आता है रूल 7, जो हमें बताता है कि ये जो एक्सेस अमाउंट है इसको आप किस तरीके से एडजस्ट करोगे। सो यहाँ से अब हमारे पास जो निकल के आता है दैट इज रूल 7। सो ये रूल 7 CSR एक्सपेंडिचर की बात करता है, जो हमें बहुत सारी दूसरी बातें भी बताता है। पहला जो पार्ट है वो ये बताता है दैट द बोर्ड शैल इंश्योर कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर। से फॉर एग्जाम्पल आपने CSR एक्सपेंडिचर करंट ईयर में किया 10 लाख रुपीज़ का, तो दिस रूल सेज कि जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कर रहे हो ना फॉर दिस CSR एक्टिविटीज, दोज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ द CSR एक्सपेंडिचर। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लाख इंटू 5/100, तो ये आपका निकल के आता है कितना, 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नहीं हो सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का मतलब क्या, expenses incurred by the company for general management and administration of CSR functions in the company. So देखो यार, CSR की activities will not happen by itself. You need to employ certain people. You need to do a general management and administration for the CSR functions in the company, and that is the reason कि there are certain administrative overheads which will be incurred. So admin overheads का मतलब हुआ for this purpose which is incurred by the company for general management and administration of CSR function. It will not include the expenses which is directly incurred for designing, implementation, monitoring and evaluation of a particular project or program. Those expenses which is related to implementing the CSR projects, which is related to monitoring of the CSR projects, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट नहीं होते। एडमिन ओवरहेड्स का पार्ट ये होता है कि वो CSR फंक्शन को करने की जो एक्टिविटी है उसका जो जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो खर्चे हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एंड उस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के लिए ऐसा दिया हुआ है रूल 7 में। रूल 7 ऐसा बोलता है कि बोर्ड विल इंश्योर, द बोर्ड शैल इंश्योर दैट कि वो CSR एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना नहीं होना चाहिए, 5% ऑफ CSR एक्सपेंडिचर जो इस साल का उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये कौन बोलता है, सब रूल 1 बोलता है ऑफ रूल 7। रूल 7 इन जनरल टॉक्स अबाउट CSR एक्सपेंडिचर, जिसमें सब रूल 1 बात करता है रिलेटेड टू एडमिन ओवरहेड्स की लिमिट। सब रूल 2 भी है, इफ देयर इज एनी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR एक्टिविटीज। सो देखो हम रूल 7 का रेफरेंस कहाँ से शुरू किए थे, हमने यहाँ से शुरू किया था रूल 7 का रेफरेंस, कि अगर किसी साल आपने कुछ अमाउंट एक्सेस कर दिया तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आगे के हिसाब, आगे के सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में कर सकते हो एज में बी प्रिस्क्राइब। तो उसके लिए हमें ये रूल 7 पढ़ना पड़ रहा है, पर अभी तक हम इस बारे पे बात नहीं कर रहे हैं रूल 7 पे। तो हम रूल 7 को ओवरऑल पढ़ रहे हैं, नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कि हाउ विल दैट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड विल हैपन। सो अब CSR एक्सपेंडिचर में हमने सब रूल 1 देख लिया। सब रूल 2 अब हमारे पास आता है जो कहता है कि सपोज देयर इज एनी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR एक्टिविटीज। आई विल गिव यू वेरी नाइस एग्जांपल फॉर दिस। सो व्हाट हैपेंस कि कंपनी ने एक स्कूल ओपन किया इन द रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरियाज में स्कूल ओपन किया और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें दे टेक नॉमिनल फीस, वो उनसे नॉमिनल फीस भी कलेक्ट करते हैं। पर
और वहाँ पे देर आर टीचर्स, देर इज स्टाफ, देर इज ट्रेनिंग दैट इज हैपनिंग, ए फुल फ्लेजेड स्कूल इज नाउ रनिंग एज अ पार्ट ऑफ अ CSR इनिशिएटिव प्रोजेक्ट. तो व्हाट हैपेंड, स्टूडेंट्स स्टार्टेड कमिंग इन, बहुत सारे बच्चे आने लग गए, फीस भी अच्छी खासे आने लग गई बिकॉज द नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स इंक्रीज. सो बेसिकली ये जो ओवरऑल CSR एक्टिविटी का प्रोजेक्ट था ये खुद ही एक प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी हो गई. बेसिकली you are able to create surplus out of the CSR activities. So you have spent 50 lakhs, 60 lakhs and so various years mein, and then one day what happens, that CSR project is now giving you a return because that school is now earning the profits, it is doing so good. So what will happen to that surplus? तो ये एक तो आपका खुद का बिजनेस हो गया. देन आपने ये CSR प्रोजेक्ट में ये स्कूल ओपन किया था, अब ये स्कूल भी आपको प्रॉफिट्स कमाने की देने लग गया. मतलब आप तो कहते हैं ना किस्मत ही आपकी क्या लेके आए हो कि आप अपने खुद के बिजनेस में तो प्रॉफिट ला रहे हो. द CSR एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग दैट इज आल्सो जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ अ सरप्लस. सो व्हाट विल हैपन टू दैट सरप्लस? विल इट कम टू योर बिजनेस प्रॉफिट? द आंसर इज बिल्कुल नहीं. इट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट. दैट अमाउंट शैल बी फ्लोड बैक इनटू द सेम प्रोजेक्ट. वो जो भी आपने कमाया है ना उसको आपको सेम प्रोजेक्ट में वापस इन्वेस्ट करना है, या फिर इट विल बी ट्रांसफर टू अनस्पेंड CSR अकाउंट इन परसुएंस ऑफ CSR पॉलिसी. या तो आप उसको उसी में वापस से री इन्वेस्ट कर दो, फ्लो बैक कर दो, या फिर यू ट्रांसफर इट टू दी अनस्पेंड CSR अकाउंट, या फिर ट्रांसफर सच सरप्लस टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, या फिर आप उसको कहाँ कर दो, एक फंड स्पेसिफाई है शेड्यूल 7 में, वहाँ पे आप उसे ट्रांसफर कर दो. सो दीज 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल. इन नो केस दिस सरप्लस कैन बी पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्रॉफिट. आपके बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट कभी नहीं होने वाला है. ईदर यू कैन फ्लो इट बैक टू दैट CSR एक्टिविटी, या फिर यू ट्रांसफर इट टू दी अनस्पेंड CSR अकाउंट, या फिर यू ट्रांसफर द सरप्लस टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7. एंड ये आपको कितने टाइम में करना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 6 months के अंदर अंदर, यू हैव टू डू दिस थिंग. सो दैट इज सब रूल 2. सब रूल 3, किसका सब रूल 3? वापस से हम क्या पढ़ रहे हैं? रूल 7 दैट टॉक्स अबाउट CSR एक्सपेंडिचर, उसका सब रूल 3 हम पढ़ रहे हैं. सो वेयर अ कंपनी स्पेंड्स इन एक्सेस. अब वो केस आया कि आपने एक्सेस अमाउंट स्पेंड कर दिया, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, वो वाला पार्ट जो हम पढ़ रहे थे जिसकी वजह से हम रूल 7 पे आए थे. ये वाला पार्ट याद करो, कैसे सेट ऑफ होगा एज पर द रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो यहाँ से हम रूल 7 तक पहुंचे थे. अब रूल 7 में इसके बारे में बात हो रही है. सब रूल 3 ऑफ रूल 7 इट सेज वेयर अ कंपनी स्पेंड्स इन एक्सेस ऑफ 135 जो रिक्वायरमेंट थी, such excess amount set off against the requirements to spend in the immediately succeeding 3 financial years. Okay, तो यहाँ पे लिमिट क्या दी हुई है? 3 financial years. तो मतलब आप उसे नेक्स्ट 3 financial years तक सेट ऑफ कर सकते हो. तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनेंशियल ईयर है 3 जिसमें आपके पास कुछ एक्सेस स्पेंड हो गया. सरप्लस की बात नहीं हो रही है. सरप्लस इज डिफरेंट, एक्सेस इज डिफरेंट. गाइस बी वेरी केयरफुल. यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, एक होता है सरप्लस, एक होता है एक्सेस. ये है कि आपको जो स्पेंड करना था अमाउंट 50 लाख स्पेंड करना था टुवर्ड्स CSR एक्सपेंडिचर, आपने एक्चुअल जो स्पेंड किया वो कितना किया? 60 लाख किया. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपने कितना स्पेंड कर दिया? एक्सेस कितना स्पेंड कर दिया? 10 लाख रुपीज. ये आप क्या कर सकते हो? अगले 3 फाइनेंशियल ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करके इसको सेट ऑफ कर सकते हो. सरप्लस का फंडा अलग है. सरप्लस का फंडा ये है कि आपने CSR एक्टिविटीज से आपको कुछ एक तरीके का प्रॉफिट मिला है, ठीक है, आपने खर्चा किया, फिर वहां से फीस आई और उसको ओवरऑल आपको प्रॉफिट मिला है. सो दिस प्रॉफिट इज डिफरेंट. ये प्रॉफिट को आपको क्या करना है? या तो आप री इन्वेस्ट कर दो इस एक्टिविटीज में, या फिर आप उसे अनस्पेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, या फिर आप उसे शेड्यूल 7 में ट्रांसफर कर दो, शेड्यूल 7 में जो फंड है. सो ध्यान रखना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. ये है एक्सेस अमाउंट दैट यू हैव स्पेंड ऑन CSR एक्सपेंडिचर, एंड दिस सरप्लस इज बेसिकली उस पूरे CSR एक्टिविटी से आपको कोई साल में प्रॉफिट हो गया तो उसके का क्या होगा. तो अभी जो हम कवर कर रहे हैं वो एक्सेस वाला पार्ट कवर कर रहे हैं. तो उस एक्सेस को आपको क्या करना है? 3 सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स तक आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो. ध्यान रखना है, excess amount available for set off shall not include surplus arising out of CSR activities. अब भी मैंने क्लैरिफाई किया था आपको, इस excess amount में वो चीज़ इंक्लूड नहीं करना है, surplus arising out of CSR activities, and then board of company shall pass a resolution to that effect. And अगर आप ये चीज़ कर रहे हो 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक उसको लेके जा रहे हो, कहीं सेट ऑफ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. सो दैट इज सब रूल 3.
अब आता है हमारे पास सब रूल 4। कौन सा रूल पढ़ रहे हैं हम, वापस से रिवाइज करो, हम पढ़ रहे हैं रूल 7। रूल 7 का सब रूल 4, द CSR अमाउंट मे बी स्पेंड बाय अ कंपनी फॉर क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ ए कैपिटल एसेट। आप कोई CSR अमाउंट ऐसा भी स्पेंड कर सकते हो जिससे आप क्या करना चाहते हो, यू आर क्रिएटिंग और यू आर एक्वायरिंग ए कैपिटल एसेट विच शेल बी हेल्ड बाय कंपनी एज पर सेक्शन 8 या फिर अ रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी हैविंग चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स XYZ, या फिर और बेनिफिशरीज ऑफ द सेट प्रोजेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और बाय पब्लिक अथॉरिटी। तो आप चाहो तो इफ यू वांट टू स्पेंड, मे बी स्पेंड दैट अमाउंट, CSR अमाउंट फॉर द क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट एंड विच शेल बी हेल्ड बाय एनी ऑफ दीज पार्टीज। इसमें एक और ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड दैट एनी कैपिटल एसेट क्रिएटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल। अगर आपने इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के पहले कोई कैपिटल एसेट क्रिएट किया था, so within 180 days after from such commencement comply with the requirements of this rule, which may be extended for a further period of not more than 90 days with the approval of the board. This is basically retro उसके लिए है कि commencement पे transition वाला जो part है कि commencement of the act के पहले अगर आपने कोई capital asset कर दिया था तो उसमें आपको आगे क्या करना रहेगा। तो अगर आप चाहो तो यू कैन स्पेंड द CSR अमाउंट फॉर क्रिएशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रेजेंट। ध्यान रखना है कि उसे होल्ड कौन कर सकता है, इट शैल बी हेल्ड बाय ईदर ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ पीपल दैट हैज बीन मेंशन। सो दैट इज सब रूल 4। अब जो हमारे पास आ चुका है दैट इज ओके, नाउ वी हैव कम टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया गाइस। 200, 300, 400% अटेंशन मुझे चाहिए सबका। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सेक्शन 135 सबसेक्शन 5। ठीक है, हमने ये 135 सबसेक्शन 5 ये सब पढ़ा था, जिसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया था एक्चुअली कि मैंडेटरी स्पेंडिंग कितनी करनी है। सो ये हमारे को मैंडेटरी स्पेंडिंग पता चली थी 135 सबसेक्शन 5 में। 3 साल हो गए हैं, 3 साल नहीं हुए हैं। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे प्रोविजोज देख रहे थे हम 135 सबसेक्शन 1 के। हमने प्रोविजो 1 देखा, हमने प्रोविजो 2 देखा, फिर प्रोविजो 3 पे आए थे। प्रोविजो 3 पे आते ही हमें किसका रेफरेंस मिल गया था, प्रोविजो 3 पे आते ही हमें रूल 7 का रेफरेंस मिल गया था। फिर हमने रूल 7 यहाँ पे कवर किया, रूल 7 जिसके फर्दर 4 सब रूल्स थे। तो अब हमारे पास सबसेक्शन 5 में एक और प्रोविजो आता है। अब हमारे पास सबसेक्शन 5 में एक और प्रोविजो आता है विच इज बेसिकली द सेकेंड प्रोविजो ओनली टू सबसेक्शन 5। देखो वहां पे मैंने कहा था कि अनस्पेंट अमाउंट से रिलेटेड होगा, लिंक विद सबसेक्शन 6, वो पार्ट यहाँ पे आ चुका है। फिर से मैं आपको लेके जाती हूँ एक बार, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहे किसी को भी। सो देखो यहाँ पे हमने लिखा था प्रोविजो टू सबसेक्शन सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 में सेकंड प्रोविजो, इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड द अमाउंट तो क्या करना पड़ेगा, द बोर्ड इन इट्स रिपोर्ट स्पेसिफाई द रीजंस फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट। और वो जो अनस्पेंड अमाउंट है उसका क्या होगा, सबसेक्शन 6। तो ये जो प्रोविजो 2 था ना, ये प्रोविजो 2 था किसका, दिस प्रोविजो 2 बेसिकली इज 135 सबसेक्शन 5। इसके बारे में हम और बात करेंगे अलॉन्ग विद सबसेक्शन 6। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो देखो गाइज, अब हमारे पास ये चीज आ जाती है, जो सबसेक्शन 5 था उसका जो सेकंड प्रोविजो है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें ये कहा था कि अगर कोई अनस्पेंड अमाउंट है बोर्ड रिपोर्ट पे मेंशन करना है, द रीजंस क्यों नहीं स्पेंड किया। उसमें अब एक पार्ट और निकल के आता है, वो ये आता है कि इफ देयर इज एन अनस्पेंड अमाउंट एंड इट डज नॉट रिलेट टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इफ द अनस्पेंड अमाउंट डज नॉट रिलेट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, आपको एक काम करना पड़ेगा, you have to transfer it to a fund specified in schedule 7 within a period of 6 months on the expiry of the financial year। अगर कोई अनस्पेंड अमाउंट है और वो ऐसा अनस्पेंड अमाउंट है which does not relate to ongoing projects, वो पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, you have to transfer to a fund which is specified in schedule 7 and this you have to do within a period of 6 months on the expiry of the financial year। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 5 के सेकंड प्रोविजन में एक और पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया है कि अगर कोई अनस्पेंट अमाउंट है और इट डज नॉट रिलेट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, देन दैट अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू वेयर अ फंड विच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। कितने टाइम में, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months इन द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब सबसेक्शन 6 की बारी आती है। सो नाउ हम पढ़े 135 सबसेक्शन 6। इट सेज इफ दिस अनस्पेंट अमाउंट रिलेट्स टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अच्छा, सबसेक्शन 5 था अनस्पेंट अमाउंट है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। सबसेक्शन 6 अनस्पेंट अमाउंट है एंड इट रिलेट्स टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, वो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। देन व्हाट यू नीड टू डू इज ट्रांसफर बाय द कंपनी विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर to a special account to be opened by company in that behalf for that financial year in any scheduled bank called unspent CSR account।
तो आपके पास अनस्पेंड अमाउंट है एंड दिस इज रिलेटेड टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, उस केस में रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू ट्रांसफर इट टू अ स्पेशल अकाउंट. You have to transfer it to a special account which is opened by company on that behalf for that financial year, scheduled bank में जिसका नाम होगा unspent CSR account. And such amount shall be spent by company in pursuance of its obligation towards CSR policy within 3 financial years. 3 financial years में वो amount spent हो जाना चाहिए from the date of such transfer, failing which the company shall transfer the same to a fund specified in Schedule 7 within 30 days. Within 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्प्लीशन ऑफ दैट थर्ड फाइनेंशियल ईयर. तो किसी साल में अगर आपके पास अनस्पेंड अमाउंट है और इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, आपको उसको ट्रांसफर करना है इन अ सेपरेट अकाउंट, इन अ स्पेशल अकाउंट दैट यू विल ओपन विदिन वर्ड मेनी डेज, विदिन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. एंड ये स्पेशल अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है. ये जो अमाउंट अब इसमें आ चुका है दैट यू हैव टू स्पेंड इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स. 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आपको स्पेंड करना है. फेलिंग विच आप क्या करोगे, ये भी नहीं कर पाते हो तो फिर जिस दिन ये थर्ड फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसके 30 डेज के अंदर, उसके 30 डेज के बाद, विद इन दैट 30 डेज यू हैव टू ट्रांसफर दैट अमाउंट टू शेड्यूल 7 का फंड, उसमें आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ द डिफरेंस. कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी लिमिट्स आ रही है. बहुत जल्दी मैं आपको इसकी एक समराइज दूंगी, तो आप टेंशन मत लो. अभी के लिए आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, आई होप. अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? इट्स एन मल्टी ईयर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय कंपनी इन फुलफिलमेंट ऑफ इट्स CSR ऑब्लिगेशन हैविंग टाइमलाइंस नॉट एक्सीडिंग 3 years इन विच इट वाज कमेंस्ड. मतलब आप कई सालों का एक प्रोजेक्ट ले रहे हो टू फुलफिल योर CSR ऑब्लिगेशन एंड ऐसी टाइमलाइन से दैट डज नॉट एक्सीड 3 years excluding the financial year in which it was commenced. It shall include the project that was initially not approved as multi-year but whose duration has been extended beyond 1 year by board based on reasonable justification. ये प्रोजेक्ट में उसको भी आप कंसीडर करोगे मल्टी ईयर जो इनिशियली मल्टी ईयर नहीं था बट जिसका ड्यूरेशन अब एक्सटेंड हो चुका है बियॉन्ड 1 year बिकॉज बोर्ड के पास अब ऐसे रीजनेबल जस्टिफिकेशन दैट इज इम्पॉसिबल नॉट टू कंसिडर इट एज मल्टी ईयर प्रोजेक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड ने एक CSR प्रोजेक्ट लिया था इन CSR पॉलिसी में एंड इंस्टॉल करेगी बेंचेस, गार्डन्स एंड सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक पार्क्स में, गार्डन्स में वो बेंचेस इंस्टॉल करेगी. Initially, it was estimated that project will be completed in a span of 8 to 10 months, but due to renovation of half a dozen parks, the task of installing benches there postponed till the construction completed. अब renovation हुआ, time लग गया, तो आपका पार्क ही नहीं बना, तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ही डिले हो गया तो अब आप बेंच ही कैसे लगाओगे? So, and which expected to take further couple of quarters. Based on this, the company feel the circumstances, they declare the project as an ongoing project, extend the duration beyond 1 year and provides reasonable justification. तो अब इसे क्या कंसिडर किया जा रहा है ongoing project? Because they have a reasonable justification that we are not able to do this thing because the construction has been halted. आपका कंस्ट्रक्शन ओनली अगर हॉल्ट कर दिया तो देर इज नो वे दैट आई कैन इंस्टॉल दैट बेंचेस एंड नाउ आई रियली वांट टू कंसीडर इट एज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. और उस केस में देखो वैलिड भी है. उस केस में वॉट एवर इज दिस अनस्पेंड अमाउंट, आप विद इन द एंड ऑफ द 30 फाइनेंशियल ईयर के 30 डेज में यू स्पेंड इट ट्रांसफर टू अनस्पेंड अकाउंट एंड आपके पास अब ये लिमिट आ गई है कि इसमें से आपको अगले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में स्पेंड कर देना है. तो जिस साल में वो बन जाएगी तब आप बेंचेस लगा देना. सो कैन यू कंसीडर दिस एज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? द क्वेश्चन इज येस. क्वेश्चन इज कैन यू कंसीडर? द आंसर इज येस. Why? Because it provides that projects which are initially of less than years time but duration extend beyond by board based on reasonable cause can be recategorized. So that is the board of decision is legal and valid. So that was all about the ongoing projects. So ongoing project का मतलब होता है ये कि वो initially मतलब मल्टी ईयर प्रोग्राम्स थे. इट टेक्स टाइमलाइंस और सब, और कई बार इनिशियली कोई प्रोजेक्ट हो सकता है मल्टी ईयर नहीं हो बट बाद में वो बन चुका बिकॉज ऑफ द जस्टिफिकेशन रीजनेबल ग्राउंड्स. सो इस चीज़ को हमने समराइज किया है यहाँ पे. इफ इट इज़ एन अनस्पेंड CSR अमाउंट में अगर आपके पास कुछ पड़ा है एंड इट इज़ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है तो यहाँ पे कौन लगेगा? 135 का सबसेक्शन 5 का सेकेंड प्रोविजो. ठीक है, देखो मेरे साथ पढ़ रहे हो तो सबसेक्शन प्रोविजोज ये सब पढ़ना आना ही चाहिए. लॉ के स्टूडेंट हो आप, लॉ के प्रोफेशनल बनने वाले हो, इसी तरीके से हमेशा पढ़ना, कभी गलती नहीं होगी. सो अगर देयर इज एन अनस्पेंड CSR अमाउंट विच परटेन्स टू अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, ये रेलेवेंट पार्ट है. क्या करना है उसको? आपको ट्रांसफर टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7. कितने पीरियड में? 6 months ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ओके, अनस्पेंड CSR अमाउंट है रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स. कौन सा सेक्शन?
135 का सबसेक्शन 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, दिस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये फर्स्ट लिमिट, शैल बी स्पेंड बाय द कंपनी इन परसेंट टू दिस थिंग फॉर द पीरियड ऑफ विद इन 3 financial years, within a period of 3 financial years from the date आपने जब ट्रांसफर किया. If still the company fails to use it in that 3 financial years, अगर ये 3 financial years में भी वो उसको spend नहीं कर पाई towards that, then the company shall transfer the same to a fund specified in schedule 7. अब आप उसको वापस से कहाँ ले जाओ, जैसे यहाँ पे था schedule 7, यहाँ भी वही schedule 7 है. कितने दिन में, 30 days जब खत्म हो रहे हैं from the date of completion of the third financial year से 30 days के अंदर अंदर यू हैव टू ट्रांसफर दिस अमाउंट टू शेड्यूल 7 का जो फंड मेंशन है उसमें. सो दिस विल हैपन विद अनस्पेंट CSR अकाउंट. सो नाउ गाइज, नाउ वी हैव कवर्ड सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, रूल 7 एंड ये रूल 6 तो हमारा ओमिट ही हो चुका था. तो अब जाके हमारा ये पार्ट कवर हो चुका है. अब हमारे पास बहुत चिंटू सा पार्ट बचता है, दैट इज सबसेक्शन 7, 8, 9, रूल 8 एंड एक रूल और है जो मैंने आपको नहीं दिखाया था. तो रूल 6 ओमिट हुआ है, बट एक रूल 10 भी है जो आप लोग पढ़ेंगे. सो बस इतना सा पार्ट कवर करना है, विच विल कवर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस. देखते रहिए गाइज CSR. Alright guys, now we have come towards the end of section 135. अब हमारे पास थोड़ा सा पार्ट बचता है इस सेक्शन का. स्टार्ट करते हैं विद सबसेक्शन 7. उसके पहले एक बार हमारी लिस्ट देख लेते हैं. तो हमारी ये लिस्ट में अब हमें कवर करना है सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 8, सबसेक्शन 9, रूल 8 और रूल 10 जो हम कवर करेंगे. सबसे पहले हम सबसेक्शन 7 से स्टार्ट करते हैं. बहुत छोटा सा सबसेक्शन है. बेसिकली दिस इज talks about the fine and imprisonment. It says if you do any default in complying with provisions of subsection 5 या फिर subsection 6, तो हर कंपनी पे जिसने ये नॉन कंप्लायंस किया है, जिसने who has defaulted in complying with the provisions, every officer in default will be eligible to certain fine, to certain imprisonment. What will be that fine imprisonment? उसके लिए guys you please refer the notes. बिकॉज इट इज़ बहुत सारी पेनल्टीज और बहुत सारे फिगर्स दिए हुए, उसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है. यू जस्ट हैव टू लर्न दैट. तो आप वो नोट से रेफर कर सकते हो. व्हाट इज़ दैट पेनल्टी अमाउंट, व्हाट इज़ दैट जेल अमाउंट, व्हाट इज़ दैट इम्प्रिजनमेंट अमाउंट, व्हाट इज़ दैट इम्प्रिजनमेंट टर्म. तो वो इसके लिए आप वहाँ पे हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो. बेसिकली सबसेक्शन 7 जो है दैट इज़ अबाउट द फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट. अगला सबसेक्शन देखते हैं, दैट इज सबसेक्शन 8. ये कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे दिस सबसेक्शन सेज that power of central government is there to give such general or special directions to company or class of companies as it considers necessary to ensure compliance of provisions of this section, and such company or class of companies shall comply with such directions. देखिए mostly everywhere you see कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी जैसे CSR होता है या एनी अदर टॉपिक होता है, वहाँ पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एक्सट्रीम पावर्स दी होती हैं कि वो सर्टन जनरल या स्पेशल डायरेक्शंस दे सकते हैं टू अ कंपनी या क्लास ऑफ कंपनीज, एंड देन उन कंपनीज क्लास ऑफ कंपनीज के लिए इट बिकम्स मैंडेटरी टू फॉलो सच डायरेक्शंस. दे हैव टू मेक श्योर कि उनका कंप्लायंस वो जो हो रहा है डायरेक्शंस का, दे आर कंप्लाइंग विद ऑल दोज थिंग्स. एंड समटाइम्स यू नो लॉट ऑफ टाइम्स द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजेस दिस पावर टू एंश्योर देयर इज अ कंप्लायंस एंड प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, एंड उस केस में वो क्लास ऑफ कंपनीज को वो कंपनी को वो कंप्लाई करने पड़ेंगे. सो यहाँ पे सब सेक्शन 8 में सेक्शन 135 में दिए हुए हैं पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव सच डायरेक्शंस या जनरल डायरेक्शंस, स्पेशल डायरेक्शंस टू अ क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज. एकदम बेसिक पावर वाला सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट का. नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसेक्शन 9. सो सबसेक्शन 9 हमारे पास यहाँ पे आता है. सो वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय अ कंपनी अंडर सबसेक्शन 5 डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज. ओके, तो अब यहाँ पे देखो सबसेक्शन 5 पढ़े थे, जब हमने फाइंड किया था मैंडेटरी स्पेंडिंग वाला, तो 135 सबसेक्शन 5 में मैंडेटरी स्पेंडिंग आया था, वो 2% वाली लिमिट आई थी. हमारे पास 3 इयर्स हो चुके हैं, 3 इयर्स नहीं हुई है. तो यहाँ पे सबसेक्शन 9 ये कहता है, 135 सबसेक्शन 9 कहता है कि अगर आपका जो अमाउंट निकल के आता है टू बी स्पेंड अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 दैट डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज. तो ये जो 2% के कैलकुलेशन के बाद आपका जो अमाउंट आता है इट इज अप टिल 50 लाख रुपीज, 40 लाख है, 49 है, 45 लाख है, इट डज नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख तक का है. इन दैट केस द रिक्वायरमेंट अंडर सबसेक्शन 1 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल. ओहो,
बहुत स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि CSR कमेटी तो सबको ही बनानी है, वो लिमिट जिसकी सेटिस्फाई हो गई। फिर हमने एक और पार्ट पढ़ा था रूल 3 में शायद, कि वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि इफ देयर इज एन अनस्पेंट अमाउंट और ऐसी कंपनीज हैं तो उनको CSR कमेटी बनाना पड़ेगी। फिर मैंने आपको बोला भी था कि हम बहुत जल्दी इसके बारे में पढ़ने वाले, बहुत जल्दी तो नहीं पढ़े, थोड़ा लेट ही पढ़ रहे क्योंकि इतना सब बीच में पढ़ रहे हैं। सो ये वो पार्ट है गाइस। अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसपे CSR लगता है, वेरी गुड, पर 135 सबसेक्शन 5 में जितना आपका CSR का खर्चा होना चाहिए, द अमाउंट दैट यू हैव टू मैंडेटरीली स्पेंड, दैट इज एन अमाउंट विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख, वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, उस केस में CSR कमेटी बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। द रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल। फंक्शंस ऑफ सच कमेटी प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन सच केसेस बी डिस्चार्ज्ड बाय द बोर्ड। तो बोर्ड ही सारा काम कर लेगा CSR से रिलेटेड, आपको CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा याद करते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। रूल 3 हम पढ़ रहे थे। रूल 3 आया किसके साथ था? रूल 3 आया था यहाँ पे जब हम सबसेक्शन 1 पढ़ रहे थे, तब हमने रूल 3 में गाइस याद रखो ये पढ़ा था, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग दिस थिंग जिसको क्राइटेरिया स्पेसिफाई होता है 135(1) शैल कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ 135(1). और फिर हमने ये पढ़ा था, प्रोवाइडेड फर्दर अ कंपनी हैविंग एनी अमाउंट इन अनस्पेंट CSR शैल कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमेटी। तो यहाँ पे हमने पता किया था कि CSR कमेटी तो सबको ही बनाना है, तो फिर अगर कोई अमाउंट अनस्पेंट है एज पर 135 सबसेक्शन 6 जो भी अब हमने कवर कर लिया है, ऐसी कंपनीज को क्या बनाना पड़ेगा? CSR कमेटी बनाना पड़ेगा। तब हमें डाउट आया था कि अगर सारी कंपनीज को कमेटी बनानी है तो फिर ये अलग से ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत आई। अब आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा। अगर आप एक ऐसी कंपनी है जिसका व्हाट इज हैपनिंग, CSR स्पेंड जो हो रहा है निकल के आ रहा है, इट इज नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs, तो आपको CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत है क्या? नो, यू डू नॉट हैव टू मेक द CSR कमेटी। ठीक है, तो आपको CSR कमेटी नहीं बनानी है, आपका बोर्ड ही आपका CSR कर देगा, सब कुछ पूरा फंक्शंस वही कर देगा। बट से फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपन्स, आप एक ऐसी कंपनी थी जिसको CSR कमेटी शायद नहीं बनानी थी क्योंकि ऑफ दिस लिमिट, बट आपके पास अब एक अनस्पेंट अमाउंट निकल के आता है, यू हैव सर्टन अनस्पेंट अमाउंट करेंटली हमें फॉर वॉट एवर रीजन जो हमने देखा, नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। तो इस केस में व्हाट हैपन्स, नाउ देयर इज एन अमाउंट दैट यू हैव नॉट स्पेंड, देयर इज एन अनस्पेंट अमाउंट। तो अब आपको क्या करना है? आपको 135(5) का प्रोविजन 6 सबसेक्शन 6 वो सब तो करना ही है। यहाँ पे रूल 3 में ये जो प्रोविजन दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? नाउ यू हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमेटी एंड कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 to सबसेक्शन 6 ऑफ दैट सेट सेक्शन। सो नाउ भले आपके ऊपर लगता नहीं है CSR कमेटी बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 9, बट इफ यू हैव एन अनस्पेंट अमाउंट देन यू विल हैव टू क्रिएट दैट कमेटी। सो अब आपको प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर फ्लो समझ में आया होगा। देखिए लॉ में हर एक वर्ड, हर एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हर रूल को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। इट जस्ट कांट हैपन कि आपको बस एक चीज़ पढ़ लिया तो दूसरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू आर अ company which का spending is not exceeding 50 lakhs rupees, then in that case you do not have to constitute the CSR committee. The requirement for CSR committee shall not be applicable. Board of directors ही functions discharge कर देंगे। अब आ जाते हैं हम towards rule 8, CSR reporting कैसे होगी। सब रूल 1 कहता है, the board report of a company covered under the rules pertaining to shall any financial year shall include an annual report on CSR particular subject specified in annexure 1-2 as applicable. सो सब रूल 8 हम पढ़ रहे हैं कि CSR की रिपोर्टिंग कैसे होगी। उसका सब रूल 1 कहता है कि बोर्ड रिपोर्ट में यू विल हैव टू मेंशन द एनुअल रिपोर्ट ऑन द CSR पे एनुअल रिपोर्ट पे मेंशन करना है एज पर एनेक्चर 1-2 जो भी एप्लीकेबल है। फिर सब रूल 2 कहता है इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी जिसकी बैलेंस शीट फाइल अंडर सो एंड सो, उनकी एनुअल रिपोर्ट होगी इन CSR कंटेनिंग ए स्पेसिफाइड 1 or 2 एज एप्लीकेबल, उनके लिए भी सिमिलर फंडा है। देखिए एनेक्चर 1 जो था दैट प्रोवाइडेड द फॉर्मेट फॉर एनुअल रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग बिफोर 1st day of April 2020, और एनेक्चर 2 में है फॉर्मेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1st 2020। सो अकॉर्डिंगली आपको रेलिवेंट एनेक्चर 1-2 जो भी है लगता है वो फॉलो कर लेना है। वैसे भी अब 1st April 2020 ऑलरेडी जा चुका है, ये इनिशियली के लिए था, अब ज़रूरी नहीं है। तो आपको CSR रिपोर्टिंग करनी कैसी है, एनेक्चर 1 या 2 आपको फॉलो करना है, जो भी आपके ऊपर लगता है। मोस्टली तो एनेक्चर 2 ही लगेगा, उसके हिसाब से बोर्ड रिपोर्ट में आपको मेंशन करना है, एनुअल रिपोर्ट में मेंशन अबाउट द एनुअल रिपोर्ट ऑन द CSR एक्टिविटीज़। अब सब रूल 3 की हम बात करते हैं। किसका सब रूल 3 है? ये रूल 8 का। सो रूल 8 का सब रूल 3 ये क्या है? एवरी कंपनी हैविंग एवरेज CSR एप्लीकेशन ऑफ 10 crores और मोर, ओके।
अगर आप ऐसी कंपनी है जिसका एवरेज CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज़्यादा आता है इन परसेंस ऑफ 135(5) इन दी 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, आपका ऐसा कंपनी है जिसका एवरेज CSR ऑब्लिगेशन आ रहा है 10 या उससे ज़्यादा इन 3 immediately preceding financial years, you have to undertake impact assessment through an independent agency on their CSR projects having outlays of 1 crore or more and which have been completed not less than 1 year before undertaking the impact study. Basically इन companies के लिए क्या हो रहा है कि देखो these companies are so big, जो ये spend कर रहे हैं वो कितना है 10 करोड़. Just imagine the numbers. CSR का obligation is 10 करोड़. CSR का obligation कहाँ से आता है? Based on profits. तो यानी 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, करेक्ट. तो यानी इस कंपनी के एवरेज नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग कितना रहा होगा इन द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स? 10 into 100 by 2 which is how much? 500 करोड़. ये कितनी बड़ी कंपनी है जिसका 500 करोड़ का प्रॉफिट है. तो जब आपके पास इतना मेजर ऑब्लिगेशन निकल के आ रहा है CSR का, मतलब जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ कंपनी यू आर. उनके लिए बोल दिया कि उन्हें एक इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा, उन्हें इम्पैक्ट असेसमेंट करके एक एक्टिविटी करवानी पड़ेगी थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी जो ये फाइंड करती कि जो ये CSR एक्टिविटीज़ कर रही है उससे एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ भी रहा है या क्या कैसे पड़ रहा है. व्हाट इज़ द इम्पैक्ट और द असेसमेंट दैट यू हैव टू फिगर आउट. सो यू हैव टू गेट एन इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट एंड दैट शैल बी प्लेस्ड बिफोर बोर्ड next to the annual report on the CSR. Company undertaking impact assessment report may book the expenditures towards CSR for the financial year which shall not exceed 2% of CSR expenditure for that financial year or 50 lakhs whichever is higher. तो जो भी कंपनी impact assessment create undertake कर रही है may book the expenditure towards the CSR उस साल के लिए, वो जो because of the impact assessment खर्चा हो रहा है वो बुक कर सकते हैं, बट वो खर्चा it should not exceed 2% of the CSR expenditure for that financial year or 50 lakhs rupees whichever is higher. So that was sub rule 3. Now हमारे पास आ जाता है finally rule 10, transfer of unspent amount, CSR amount until a fund specified in schedule 7 for this purpose of section 5 and 6. तो हमने सब section 5 and 6 में पढ़ा था कि आपको एक फंड में ट्रांसफर करना है specified in schedule 7. जब तक कोई फंड वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, the unspent CSR amount shall be transferred by the company to any fund included in schedule 7. So schedule 7 gives you a lot of funds. तो जब तक कि कोई फंड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 5 एंड 6, वो जो अनस्पेंट CSR अमाउंट है जो आपको शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर करना है, तो वो आप किसी भी फंड में ट्रांसफर कर सकते हो. यू कैन ट्रांसफर इट टू any fund which is specified in schedule 7. So you can transfer it to any fund which is specified in schedule 7 of the act. So rule 10 हमारे पास ये लास्ट रूल है, ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट CSR अमाउंट. इफ until a fund is specified in schedule 7 for the purpose of this thing, आप किसी भी फंड में जो schedule 7 में स्पेसिफाई है this unspent CSR अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो. वाओ, That brings us to the end guys. क्या बात है, क्या हमने इसको हैंडल किया है. अगर आपको ऑनेस्टली CSR के लेक्चर्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा दैट वी लव्ड इट. आई लव मेकिंग इट. आई लव द कंप्लीट रिसर्च विच वॉज डन विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज फैंटास्टिक. ये सबसेक्शन 8 कवर किया, सबसेक्शन 9, सबसेक्शन 7, ये रूल 8, ये रूल 10, एंड विद दिस वी हैव कवर्ड दिस कंप्लीट हाथी जैसा सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट वॉज वन सच ग्रेट जर्नी. पहले तो ये पता करो कि CSR लगता कब है, लगने के बाद कमेटी बनाओ, कमेटी का कंपोजिशन देखो, पॉलिसी कैसे बनेगी, पॉलिसी इंप्लीमेंट किस तरीके से होगी, खर्चा आपको कितना करना है, व्हाट इज द अमाउंट दैट यू हैव टू स्पेंड. किसी साल में अगर स्पेंड नहीं कर पाए तो उसका क्या होगा, कभी सरप्लस निकल के आए तो उसका क्या करोगे आप, CSR की रिपोर्टिंग कैसे करोगे आप. All those wonderful aspects we studied from CSR, very very important from the exam point of view also. Make sure you have understand each and every part of these lectures that I have made with so much dedication, so much research. आप उसे देखिए, सम सॉल्व कीजिए, येस लॉ में भी सम सॉल्व कीजिए, केस स्टडी सॉल्व कीजिए, एंड पक्का कीजिए अपना CSR. कमेंट जरूर करना गाइस, हाउ डिड यू फाइंड दीज लेक्चर्स, हाउ डिड यू फाइंड द CSR वाला टॉपिक स्पेसिफिकली. कैसा लगा आपको ये लेक्चर देख के. अच्छा लगा है तो थम्स अप, नहीं अच्छा लगा तो थम्स डाउन भी भेजिएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट गुड बैड फीडबैक, बट ऑब्वियसली इफ यू सेंड मोर गुड फीडबैक आई विल बी मोर देन हैप्पी. चलिए गाइस, देखते रहिए हमारे साथ लॉ सब्जेक्ट. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यहाँ पे खत्म. बाय बाय, सी यू ऑल अगेन फॉर सम नेक्स्ट टॉपिक.